गुड इवनिंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने सारे टाइप के स्टैंडर्ड प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए थे और सबसे लास्ट में हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी पूरा पढ़ लिया था। उस पे भी बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि अपना कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या नीट का एग्जाम हो, है ना। हर एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में साइक्लिक प्रोसेस से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करो तो उसमें इस साइक्लिक प्रोसेस वाले पार्ट को सबसे ज्यादा रिवाइज करना, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम क्या होते हैं, वो देखते हैं। तो देखो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और आई थिंक नाम से भी क्लियर है कि साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज जिसमें गैस जिस स्टार्ट सॉरी ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज जिसमें गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हो घूम फिर करके उसी स्टेट में वापस पहुंच जाए, ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना। साइकिल का मतलब ही होता है, ये तो नाम से ही क्लियर है कि साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज जिसमें गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हो घूम फिर करके उसी स्टेट में वापस पहुंच जाए, तो ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज को साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। अब देखो इस साइक्लिक प्रोसेस की कैलकुलेशन भी तुमने केमिस्ट्री में की होगी, है ना। कैलकुलेशन के लिए वही घिसा पीटा तरीका कि हर एक प्रोसेस को अलग अलग स्टडी करते हैं। हर एक प्रोसेस में बस वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकाल लेते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस की कैलकुलेशन तुमने पढ़ी होगी, है ना, जो हम आगे कर भी लेंगे। तो ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस की कैलकुलेशन और वो सब तो हम रोबोट के टाइप से कर लेंगे, लेकिन इस साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि साइक्लिक प्रोसेस का यूज क्या है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो दिमाग में आता है। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस बनाए, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल यूज होगा ना। तो ये दिमाग में आता है कि साइक्लिक प्रोसेस का यूज क्या है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ना। हमारे भी दिमाग में चीज आती थी, उस टाइम पे तो हमको नहीं पता चली, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका आंसर हमको मिल गया। ये तो एक बार देखते हैं कि ये तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन तो हम भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देखते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, वो देखना। ये तो अच्छे ध्यान रखना, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, है ना, ध्यान रखना कि जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, ठीक, जैसे कि गाड़ी का इंजन, अपना एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इस टाइप से जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं उसमें निश्चित साइक्लिक प्रोसेस का यूज करते हैं, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, मतलब जैसे गाड़ी का इंजन, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ऐसे जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं या लगातार वर्क करते हैं, उसमें निश्चित साइक्लिक प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि वैसे तो साइक्लिक प्रोसेस के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस का सबसे कॉमन यूज होता है गाड़ी के इंजन में। ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस का सबसे कॉमन यूज होता है गाड़ी के इंजन में। चलो एक बार देखते हैं कि गाड़ी का इंजन किस टाइप से वर्क करता है और उसमें साइक्लिक प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार थोड़ा देखते हैं। वैसे मैं थोड़ी देर बाद एनिमेशन भी बताऊंगा इसका, है ना, लेकिन थोड़ा देखते हैं कि गाड़ी का इंजन किस टाइप से वर्क करता है, वो देखना। ये तो देखो तुमने सुना होगा कि गाड़ी के इंजन में ऐसा कोई बड़ा सा सिलेंडर होता है ना, सुना होगा कि गाड़ी के इंजन में ऐसा कोई बड़ा सिलेंडर होता है जो 2 से 3 मीटर लेंथ का होता है। ठीक है, इसमें ऐसा सिलेंडर होता है, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा होता है जो इजीली मूव कर सकता है। तो ये ध्यान रखना कि गाड़ी के इंजन में बड़ा सा सिलेंडर होता है, उसके बाद इसके ऊपर पिस्टन लगा होता है जो मूवेबल होता है, मतलब मूव कर सकता है। और सबसे शुरू में ऐसा करते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं।
है ना? मान लेते हैं पेट्रोल इंजन है, तो सबसे पहले सिलेंडर के अंदर पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं। ये पेट्रोल एयर मिक्सचर कैसे बनाते हैं वो फ्लूइड में बताया था कि कार्बोरेटर की हेल्प से इस सिलेंडर में पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं, ठीक है? अब देखो सबसे पहले इस सिलेंडर में स्पार्किंग पैदा करते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि सबसे पहले इस पेट्रोल एयर मिक्सचर को जलाने के लिए सिलेंडर के अंदर स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसको स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। जैसे अपना गैस का स्टोव जलाना है तो उसके लिए भी लाइटर का यूज करते हैं जो स्पार्किंग ही करता है ना। वैसे इस सिलेंडर में भी स्पार्किंग होती है जिसको स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। और बताओ स्पार्किंग होगी तो इसके अंदर जो पेट्रोल एयर मिक्सचर है वो जलने लगेगा। तो ध्यान रखना इसमें सिलेंडर के अंदर स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है जिससे पेट्रोल एयर मिक्सचर जलने लगता है। और बताओ पेट्रोल एयर मिक्सचर जलेगा तो अंदर का टेम्परेचर बहुत है ना? पेट्रोल एयर मिक्सचर जलेगा तो अंदर की गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बताओ अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप आगे जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी, है ना? तो इस हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप आगे जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। और बताओ इस बार गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब इस बार वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, मतलब गैस हमको वर्क करके देगी। तो ध्यान रखना हाई प्रेशर के कारण गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। तो बताओ वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा ना, बस इस बार गैस हमको वर्क करके देगी। ये तो बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में गैस हमको वर्क देगी, मतलब इनडायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी देगी। और इसी मैकेनिकल एनर्जी के कारण गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है? लेकिन तुम सोच के बताओ कि बताओ इस गैस से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करने के लिए, सोच के बताओ कि गैस से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करने के लिए केवल एक्सपेंशन काफी नहीं है ना? तुम बताओ कि अगर गैस से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करने के लिए तुम केवल एक्सपेंशन कराओ, तो बताओ गैस एक निश्चित सीमा तक ही एक्सपेंड हो सकती है या पिस्टन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही मूव कर सकता है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की, ये मान लेते हैं कि सिलेंडर 2 मीटर लेंथ का है, तो बताओ सिलेंडर 2 मीटर लेंथ का है तो पिस्टन भी ऑलमोस्ट 2 मीटर तक ही मूव कर पाएगा, तो गाड़ी भी केवल 2 मीटर तक ही मूव कर पाएगी। बताओ इससे आगे तो पिस्टन नहीं जा सकता ना, इससे आगे जाएगा तो पिस्टन बाहर ही निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, है ना? कि गैस एक निश्चित सीमा तक ही एक्सपेंड हो सकती है। जैसे सिलेंडर 2 मीटर लेंथ का है तो पिस्टन केवल 2 मीटर तक ही आगे बढ़ सकता है, उसके बाद तो बाहर निकल जाएगा ना। बस बताओ पिस्टन केवल 2 मीटर तक ही आगे बढ़ सकता है तो गाड़ी भी केवल 2 मीटर तक ही आगे बढ़ेगी। जबकि इस बार हम चाहते हैं कि इस इंजन से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव हो, मतलब गाड़ी लगातार आगे जाए, ऐसा चाहते हैं। है तो ये ध्यान रखना कि पिस्टन 2 मीटर तक ही मूव कर सकता है तो गाड़ी भी 2 मीटर ही आगे बढ़ेगी। जबकि इस बार हम चाहते हैं कि इस इंजन से हमको कंटिन्यूअसली वर्क मिले, मतलब गाड़ी लगातार आगे जाए। बस एक चीज तो हमको पक्का पता चल गई, है ना? एक चीज तो हमको पक्का पता चल गई कि इंजन से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करना है तो एक्सपेंशन काफी नहीं है। ओनली एक्सपेंशन कराओगे तो एक लिमिट के बाद सिलेंडर पिस्टन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको हमको पक्का पता चल गया कि गैस से कंटिन्यूअसली वर्क अगर अचीव करना है तो केवल एक्सपेंशन कराना काफी नहीं है ना? तो बस अब इसमें एक्चुअली क्या करते हैं वो देखते हैं। ठीक, तो अच्छे ध्यान रखना कि गैस से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करना है तो केवल एक्सपेंशन काफी नहीं है। तो ध्यान रखना कि गैस से अगर कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस गैस को बिल्कुल लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं, है ना? एक्चुअली ये करते हैं कि पहले गैस को बिल्कुल लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी देख करके इस, है ना, अपनी ओर से पुश करके या अपनी ओर से एनर्जी दे करके गैस को फिर कंप्रेस करवाते हैं। है ना? तो ये ध्यान रखना है गैस से कंटिन्यूअसली वर्क अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस गैस को लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके इस गैस को कंप्रेस कराते हैं। और बताओ गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई थी घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस ले आते हैं। और तुम बताओ कि गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस पहुंच गई, तो ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। बस अब देखते हैं कि एक्चुअली इंजन कैसे वर्क करता है ना? अभी तक तो अपना प्रयास असफल रहा ना, तो बस अब देखते हैं कि एक्चुअली इंजन कैसे वर्क करता है वो देखना। नहीं तो इसमें वही होता है
कि बड़ा सा सिलेंडर होता है, इधर पिस्टन लगा देते हैं और उसमें पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं। अब देखो है ना? इसके अंदर पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं, वही इस सिलेंडर के अंदर स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी जिसको स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। और हमको पता है कि स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण पेट्रोल एयर मिक्सचर जलने लगेगा। तो बताओ, पेट्रोल एयर मिक्सचर जलेगा तो उसके कारण अंदर की गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और तुम बताओ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पिस्टन अपने आप आगे जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। तो इसको पीवी ग्राफ पे मैं ऐसे बता देता हूँ, है ना? तो ये ध्यान रखना कि हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप आगे जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। तो ग्राफ पे ऐसे बता दिया ना? तो पिस्टन अपने आप आगे जाएगा तो गैस अपने आप एक्सपेंड होगी। और चलो अब मान लेते हैं कि पिस्टन बिल्कुल लास्ट लिमिट तक पहुंच गया। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में गैस एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें तो गैस हमको कुछ वर्क करके देगी। और चलो अब मान लेते हैं कि पिस्टन बिल्कुल लास्ट लिमिट तक पहुंच गया है ना? मान लेते हैं कि पिस्टन बिल्कुल लास्ट लिमिट तक पहुंच गया। बताओ, अब पिस्टन और आगे नहीं जाना चाहिए ना? बस अब हम क्या करते हैं कि पहले तो गैस को बिल्कुल लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी ओर से एनर्जी देख करके इस गैस को कंप्रेस करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पहले तो गैस को लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके इस गैस को कंप्रेस करते हैं, और फिर गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई थी घूम फिर करके उसी स्टेट में वापस ले आते हैं। है ना? पीवी ग्राफ तो ऐसे बना सकते हैं कि पहले गैस को लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके गैस को कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई थी उसी स्टेट तक वापस पहुंचा देते हैं। बस गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई थी घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस पहुंचा देंगे। तो ऐसे प्रोसेस की सीरीज को साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा तुम खुद समझते हो, है ना? पहले गैस को लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं, उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके गैस को कंप्रेस करते हैं और जिस स्टेट से स्टार्ट हुई उसी स्टेट तक वापस पहुंचा देते हैं, है ना? उसके बाद क्या होगा तुम खुद ही सोच सकते हो कि उसके बाद जो जली हुई गैसेस है उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना? तो उसके बाद जो जली हुई गैसेस है उनको बाहर निकाल लेते हैं और इसमें वापस फ्रेश पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं। ये तो ध्यान रखना कि जली हुई गैसेस को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें वापस फ्रेश पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं। अब वापस वही कहानी होगी कि वापस स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी जिससे पेट्रोल एयर मिक्सचर जलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। हाई प्रेशर के कारण पिस्टन वापस आगे जाएगा और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी देकर के इस गैस को वापस कंप्रेस कराएँगे। तो बस पक्का बोल सकते हैं। है ना? बार-बार यही चीज़ रिपीट होगी, तो हम पक्का बोल सकते हैं बस, है ना? हर बार ये होगा कि है ना? हर बार ये होगा कि पहले गैस हाई प्रेशर पर से एक्सपेंड होगी, फिर अपनी ओर से एनर्जी देकर कंप्रेस कराएँगे, फिर वापस एक्सपेंड होगी, वापस कंप्रेस कराएँगे, वापस एक्सपेंड होगी और वापस कंप्रेस कराएँगे। इस तरह से ये पिस्टन आगे-पीछे वाला मोशन करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और ध्यान रखना कि पिस्टन की जो आगे-पीछे वाला मोशन है उसको पहिए के रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करने के लिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। उसके बारे में तुमको अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस यही ध्यान रखना कि पहले गैस को हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं, फिर एक्सपेंड होने देते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं। इस तरह से पिस्टन आगे-पीछे वाली रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और पिस्टन के आगे-पीछे वाले मोशन को पहिए के रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये इंजन लगातार वर्क देता है ना, तो इस तरह से गैस से लगातार वर्क अचीव करते हैं और इंजन लगातार वर्क करता है, गाड़ी लगातार आगे बढ़ती है ना? तो ये हमने कांसेप्ट देख लिया, तो बस एक लाइन में हमको पता चल गया, है ना? एक लाइन में बोल सकता हूँ कि इंजन या गैस से कंटीन्यूअसली वर्क अचीव करने के लिए केवल एक्सपेंशन काफ़ी नहीं है, वरना तो पिस्टन बाहर ही निकल जाएगा। बस इंजन या गैस से कंटीन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए केवल एक्सपेंशन काफ़ी नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं कि पहले गैस को हाई प्रेशर पर लास्ट लिमिट तक एक्सपेंड होने देते हैं, फिर अपनी ओर से एनर्जी देकर कंप्रेस करते हैं, फिर एक्सपेंड होने देते हैं, फिर कंप्रेस होने देते हैं। इस तरह से ये पिस्टन का टू एंड फ्रो मोशन चलता है जिसको पहिए के रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से गैस, है ना? इस तरह से हम गैस से कंटीन्यूअसली वर्क अचीव करते हैं, इंजन ऐसे काम करता है। ये सब हमने देख लिया, ठीक है? अब देखो, अब इसमें कुछ छोटे-छोटे कन्फ्यूजन आते हैं उसको भी देख लेना। ठीक है? तो देखो कई लोग सोचते हैं कि एक्सपेंशन की ड्यूरिंग तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, मतलब गैस वर्क करके देगी,
और कंप्रेशन की ड्यूरिंग वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा, मतलब अनपढ़ों के शब्दों में गैस वर्क खाएगी, है ना? और तुम बताओ, सोच के बताओ, ये बताओ जिस प्रेशर पर एक्सपेंड कर रहे हैं, सोच के बताओ कि जिस प्रेशर पर गैस को एक्सपेंड होने दे रहे हैं, अगर उसी प्रेशर पर कंप्रेस करें, तब तो बताओ एक्सपेंशन के ड्यूरिंग जितना पॉजिटिव वर्क होगा, कंप्रेशन के ड्यूरिंग उतना ही नेगेटिव वर्क होगा, तो ओवरऑल वर्क जीरो, हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि जिस प्रेशर पर गैस को एक्सपेंड होने दे रहे हैं, अगर उसी प्रेशर पर गैस को कंप्रेस करें, तब तो एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क जितना पॉजिटिव, कंप्रेशन के ड्यूरिंग वर्क उतना ही नेगेटिव, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब रिजल्टेंट वर्क जीरो होगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि गैस को जो सॉरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि गैस जो एक्सपेंड होती है वो हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गैस एक्सपेंड हो रही है वो हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं। तो ध्यान रखना कि जो गैस जो एक्सपेंड होती है वो हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं, और हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देंगे तो एक्सपेंशन के ड्यूरिंग इसका पॉजिटिव वर्क ज्यादा होगा, और जो कंप्रेस कराते हैं वो लो प्रेशर पे कंप्रेस कराते हैं। और बताओ, लो प्रेशर पर कंप्रेस कराएंगे तो कंप्रेशन के ड्यूरिंग नेगेटिव वर्क कम होगा। तो ये ध्यान रखना है ना? ये ध्यान रखना कि हमको कुछ वर्क का फायदा, उसके लिए क्या करते हैं, जो एक्सपेंशन होने देते हैं वो हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं, और हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देंगे तो एक्सपेंशन की ड्यूरिंग पॉजिटिव वर्क ज्यादा होगा, जैसे +18 मान लेते हैं। और जो कंप्रेस कराते हैं लो प्रेशर पर कंप्रेस कराते हैं, तो लो प्रेशर पर कंप्रेस कराएंगे तो कंप्रेशन की ड्यूरिंग नेगेटिव वर्क कम होगा, जैसे -10। बस तुम बताओ कि एक्सपेंशन की ड्यूरिंग पॉजिटिव वर्क ज्यादा है +18, और कंप्रेशन की ड्यूरिंग नेगेटिव वर्क कम है -10, तो बताओ एक साइकिल में हमको ओवरऑल कितने वर्क का फायदा होगा, 8 जूल। तो हम बोल सकते हैं कि एक साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या कितनी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, 8 जूल। बस तुम बताओ कि पहली साइकिल में हमको ओवरऑल 8 जूल जितनी मैकेनिकल एनर्जी मिली, दूसरी साइकिल में वापस 8 जूल, तीसरी साइकिल में वापस 8 जूल। इस टाइप से गैस से हमको कंटिन्यूअस वर्क या कंटिन्यूअस मैकेनिकल एनर्जी मिलती जाती है ना? तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसी चीज को हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख लेता हूँ, है ना? इसी चीज को हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं कि गैस जो एक्सपेंड होती है उसको हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं, है ना? तो तुम बताओ कि गैस हाई प्रेशर पर एक्सपेंड हो रही है, सॉरी, ये जो एक्सपेंड हो रहे थे हाई प्रेशर पर, तो गैस हाई प्रेशर पर एक्सपेंड हो रही है, इसलिए एक्सपेंशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क पॉजिटिव होगा, और कितना पॉजिटिव होगा, इसके नीचे के एरिया के बराबर इतना पॉजिटिव होगा। और जो कंप्रेशन कराते हैं वो लो प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं, है ना? कंप्रेस करते हैं, लो प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं, तो बताओ कंप्रेशन के ड्यूरिंग वर्क डन नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव होगा, इसके नीचे के एरिया के बराबर नेगेटिव होगा। तो बस बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन की ड्यूरिंग गैस का वर्क डन पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, इसके नीचे के एरिया के बराबर इतना पॉजिटिव। कंप्रेशन की ड्यूरिंग वर्क डन नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव, इसके नीचे के एरिया के बराबर इतना नेगेटिव। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ये साइकिल के बीच वाला एरिया है, साइकिल से एनक्लोज एरिया, वो रिजल्टेंट वर्क डन आएगा, है ना? तो ये बोल सकते हैं एक्सपेंशन की ड्यूरिंग पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा, कंप्रेशन की ड्यूरिंग नेगेटिव वर्क कम। तो बताओ पूरी साइकिल में ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा, इस साइकिल के बीच का एरिया है, साइकिल से बाउंडेड जो एरिया है वो अपना ओवरऑल वर्क होगा, या अपना ओवरऑल मैकेनिकल सॉरी ओवरऑल अपना मैकेनिकल एनर्जी हमको इतनी मिलेगी, है ना? तो ये हमने देख लिया। देखा, अब एक छोटा सा एक और डाउट आता है कि मैंने बताया था कि पहले गैस को हाई प्रेशर पर एक्सपेंड करते हैं, और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके गैस को कंप्रेस करते हैं और वापस इनिशियल स्टेट तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो कंप्रेस कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि ये ड्राइवर इंजन के अंदर हाथ डाल करके पिस्टन को धक्का दे रहा है। तो ध्यान रखना, मैंने बोला था कि अपनी ओर से एनर्जी दे करके गैस को कंप्रेस करते हैं और इनिशियल स्टेट तक पहुंचाते हैं ना। तो ये मत समझना कि इसके लिए ये ड्राइवर जो है वो इंजन के अंदर हाथ डाल करके पिस्टन को धक्का दे रहा है। एक्चुअली ये जो चीज बोली थी वो इनडायरेक्ट थी। ये तो ध्यान रखना कि एक्चुअली कोई आदमी इंजन के अंदर हाथ डाल करके पिस्टन को पुश नहीं करता है ना? ध्यान रखना,
कि इसमें एक्चुअली ये होता है, इसमें एक्चुअली होता है कि एक्सपेंशन के ड्यूरिंग एक्चुअली होता है कि एक्सपेंशन के ड्यूरिंग हमको जितना भी वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, उसी में से कुछ एनर्जी का यूज करके कंप्रेशन होता है। तो ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कोई पर्सन इंजन के अंदर हाथ डालकर पिस्टन को पुश करे, एक्चुअली ये होता है कि एक्सपेंशन के ड्यूरिंग हमको जितना भी वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, उसी में से थोड़ी-सी मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके कंप्रेशन करवाते हैं। उसके लिए फ्लाई व्हील का अरेंजमेंट होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें मैंने प्रॉपर्ली बता दी और कंफ्यूजन नहीं, वैसे प्रॉपर्ली मैंने लिख भी दी है, ठीक है? मैंने लिख दिया है कि, है ना, मैंने लिख भी दिया है कि गैस या इंजन से कंटिन्यूस वर्क है, सॉरी, एक गैस या इंजन से कंटिन्यूसली वर्क अचीव करने के लिए पहले हम गैस को हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं, है ना भाई? कि पहले गैस को हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके इसको लो प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं। मैंने लिख दिया है कि पहले गैस को हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं लास्ट लिमिट तक और उसके बाद अपनी ओर से एनर्जी दे करके गैस को लो प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं और वापस स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट तक ले आते हैं। बस गैस जहां से स्टार्ट हुई थी उसी स्टेट तक वापस पहुंच गई। ऐसे प्रोसेसेस की सीरीज को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। पूरा डिटेल में बता दिया ना, लेकिन अब हमको एक चीज पक्का पता चल गई कि साइक्लिक प्रोसेस कोई फालतू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, एक्चुअली इंजन में यूज होता है, गाड़ी के इंजन में। और ध्यान रखना, गाड़ी के इंजन में नहीं, जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड कंट्री में हीट पंप, इन सब में साइक्लिक प्रोसेस का यूज होता है, तभी वो कंटिन्यूस चल पाते हैं। अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस तो एक लिमिट के बाद प्रोसेस रुक ही जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। अभी तो मैंने इसको जस्ट थ्योरेटिकली बताया, अब मैं इसका एनिमेशन बता रहा हूँ कि इंजन एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चित्र में शायद ये था, हाँ, ये चित्र में शायद तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये गाड़ी का सिलेंडर है, ठीक है ना? ये गाड़ी का सिलेंडर है और ये पिस्टन है जो मूव करने के लिए फ्री है। बस सबसे पहले सिलेंडर में पेट्रोल एयर मिक्सचर भरा जाता है ना? फिर आगे क्या होगी, स्पार्किंग होगी तो पेट्रोल जलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बहुत बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप नीचे आएगा, है ना? पिस्टन आगे जाएगा मतलब गैस एक्सपेंड होगी, ठीक है? गैस हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होगी, इससे गैस का वर्क डन पॉजिटिव होगा, मैकेनिकल एनर्जी देगी और उसके बाद लास्ट लिमिट तक पिस्टन पहुंच गया, उसके बाद इस गैस को एक्सपेंड किया जाता है और गैस जहां से स्टार्ट हुई वापस उसी स्टेट में वापस पहुंच जाती है, जिसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना? यही बताया था कि पिस्टन के आगे पीछे वाले मोशन को पहिए के सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जो यहाँ तुमको दिखेगी, ठीक है? तो चलो मैं मूवी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये देख सकते हो इस टाइप से इंजन वर्क करता है ना? ये तो एक्चुअल प्रोसेस है और ये उसी का पीवी डायग्राम है ना? उसका पीवी का ग्राफ है। ये तो दिख रहा होगा, ये बताओ, है ना? साफ-साफ दिख रहा होगा कि इंजन से कंटीन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए पहले गैस को हाई प्रेशर पर एक्सपेंड होने देते हैं, फिर गैस को कंप्रेस करते हैं, फिर एक्सपेंड होने देते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं। इस तरह से पिस्टन आगे पीछे वाला मोशन करता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है और पिस्टन के आगे पीछे वाले मोशन को पहिए के रोटेशन मोशन में इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। तो इंजन ऐसे वर्क करता है। तो किसी को अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ने मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसमें कई मूर्ख लोग तो ये समझते हैं कि ये जो ग्राफ है वही पहिया चल रहा है, ऐसे समझते हैं। ये जो ग्राफ है वही पहिया चल रहा है, लेकिन ये तो जस्ट पीवी का ग्राफ है। पहिया तो इस पिस्टन की सहायता से चलता है। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने साइक्लिक प्रोसेस का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस पढ़ लिया और हमको अच्छे पता चल गया कि साइक्लिक प्रोसेस के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन यूज होता है गाड़ी के इंजन में। ये सब पता चल गया। बस अब हम साइक्लिक प्रोसेस में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं साइक्लिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई इंजन है, हाँ, इसमें हमको दे रखा है कोई इंजन है, जिससे कंटिन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए हम इस इंजन में साइक्लिक प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। वो तो अंडरस्टूड है यार, कंटिन्यूअस वर्क के लिए तो साइक्लिक प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो कोई पेट्रोल इंजन है, इससे कंटिन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए हम
साइक्लिक प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं और जो भी साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए हमको पीवी का ग्राफ दिया हुआ है ना? और देखो आगे तो हम डायरेक्ट ग्राफ से कैलकुलेशन ही करेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा-सा इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊँगा, बाकी आगे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा-सा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये तो हमको दे रखा है कोई पेट्रोल इंजन है, जिसमें कंटीन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए हम साइक्लिक प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इस सिलेंडर में पेट्रोल एयर मिक्सचर भरते हैं। इस मान लेते हैं सिलेंडर में पेट्रोल एयर मिक्सचर भरा है और शुरू में ये जो पेट्रोल एयर मिक्सचर है उसका प्रेशर 1 पास्कल है और उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि स्पार्किंग हुई, है ना? मान लेते हैं कि सिलेंडर में स्पार्किंग पैदा करते हो तो स्पार्क इग्निशन पैदा करते हैं, तो स्पार्किंग के कारण पेट्रोल एयर मिक्सचर जलने लगेगा, है ना? तो स्पार्किंग के कारण पेट्रोल एयर मिक्सचर जलने लगेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और पेट्रोल एयर मिक्सचर जलने का प्रोसेस कैसा भी हो सकता है। तो इस बार हमको दे रखा है कि जो जलने का प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है ना? पेट्रोल एयर मिक्सचर जल रहा है, वो जलने का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है। तो बस बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इस पेट्रोल एयर मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना? हमको दे रखा है कि शुरू में प्रेशर 1 है और पेट्रोल एयर मिक्सचर जलने के कारण फाइनली प्रेशर 4 हो गया, ठीक है? अब बताओ इस हाई प्रेशर के कारण पिस्टन अपने आप आगे जाएगा, मतलब गैस अपने आप एक्सपेंड होगी और गैस का एक्सपेंशन भी कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो इस बार हमको दे रखा है कि जो गैस एक्सपेंड हो रही हो आइसोबैरिकली एक्सपेंड हो रही है। हमको दे रखा है कि गैस एक्सपेंड हो रही हो आइसोबैरिकली एक्सपेंड हो रही है और एक्सपेंड होकर के इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब हो गया। अब चलो, है ना? तो वॉल्यूम 2 से 5 मीटर क्यूब हो गया। अब मान लेते हैं कि पिस्टन बिल्कुल लास्ट सीमा तक पहुँच गया, है ना? मान लेते हैं कि पिस्टन बिल्कुल लास्ट लिमिट तक पहुँच गया। अब और ज़्यादा तो एक्सपेंशन नहीं करवा सकते ना, वरना पिस्टन बाहर निकल जाएगा। तो अब गैस को कंप्रेस करना होगा, है ना? गैस को कंप्रेस करना होगा। अब तुम बताओ कि जिस प्रेशर पर एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर उसी प्रेशर पर अगर कंप्रेस करें तब तो पॉजिटिव, नेगेटिव सारे वर्क कैंसल हो जाएँगे और हमको कुछ नहीं मिलेगा। है ना? पता है हमको कि जिस प्रेशर पर एक्सपेंड करें उसी प्रेशर पर अगर कंप्रेस करें तो फिर पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क कैंसल हो जाएँगे, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस कंप्रेस कराने के लिए पहले प्रेशर को घटाना होगा। है तो ध्यान रखना कि कंप्रेस कराने के लिए पहले प्रेशर को घटाना होगा। तो प्रेशर को घटाने के लिए ऐसा करते हैं कि इस सिलेंडर के ऊपर पानी डाल करके इस गैस को ठंडा करते हैं और ठंडा करने वाला प्रोसेस भी कोई भी हो सकता है। तो इस बार हमको दे रखा है कि जो ठंडा कर रहे हैं, जो कूलिंग कर रहे हैं, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग कर रहे हैं। हमको दे रखा है कि जो कूलिंग कर रहे हैं, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कूलिंग कर रहे हैं। और बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पर कूलिंग करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी प्रोपोर्शनली प्रेशर भी घटेगा और फाइनली प्रेशर मान लेते हैं कि 4 से घटा करके 1 कर दिया है। अब बताओ अब प्रेशर काफ़ी कम हो गया है ना, तो इस लो प्रेशर पर कंप्रेस करना ईज़ी है। तो इस लो प्रेशर पर इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं और जो कंप्रेशन है वो आइसोबैरिकली कंप्रेस कर रहे हैं। तो इस लो प्रेशर पर इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और बताओ कंप्रेस करके गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई थी उसी स्टेट तक वापस पहुंचा देते हैं। तो बस तुम आराम से बताओ कि बताओ इस बार गैस जिस स्टेट से स्टार्ट हुई थी घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस पहुंच गई। तो इन प्रोसेसेस की सीरीज को क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। तो इस इंजन में कंटीन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए इस टाइप का साइक्लिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है? और उसके अंदर जो गैस है हमको दे रखा है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है ना? वही कि इसके अंदर जो गैस है ना? जो पेट्रोल एयर मिक्सचर जल रहा है, तो इसके अंदर जो गैस है वो हमको दे रखा है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है, जिसकी एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या लिख सकते हैं? 5 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? है ना? तो बस इस प्रोसेस में अब हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन था, है ना? कि साइक्लिक प्रोसेस का पहला क्वेश्चन था। इसलिए अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इंजन से कनेक्ट करके बताया। बाकी ध्यान रखना कि इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसमें गधों टाइप से ये कोई इंजन के साथ रिलेट करके नहीं बताऊंगा।
अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट पीवी का ग्राफ दिया होगा, उससे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, है ना? तो बस ये साइक्लिक प्रोसेस की सारी डिटेल दे रखी है। तो बस अब इसमें हमको बहुत सारी चीजें पूछता है। एक तो पूछता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, वो पूछता है। और फिर इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी, ये सब पूछता है। ठीक है, तो बस साइक्लिक प्रोसेस का सारा डिटेल तो बता दिया ना, बस अब हमको इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो डरना मत, हम क्या करेंगे, सिंपली हर एक प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी करेंगे, है ना? तो सिंपली हर एक प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी करेंगे, बस हर एक प्रोसेस में वही घिसी-पिटी तीनों चीजें हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस में एक तो वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकालेंगे। तो कैलकुलेशन में हम हर एक प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी करते हैं, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, चारों प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी करते हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से बी वाला प्रोसेस देखते हैं। ये तो ग्राफ से ही दिख रहा है कि ए से बी वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसमें भी तीनों चीजें, सबसे पहले वर्क डन बाय गैस, तो हमको देखते ही पता है ना, हम शक्ल देखते ही बता सकते हैं। ए से बी तक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन तो आंखें बंद करके जीरो। दूसरा, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो हमको अच्छे पता है कि चेंज इन इंटर एनर्जी बेचारी प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। चेंज इन इंटर एनर्जी तो सिंपली एन एफ बाय टू और डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको सॉल्व करने की स्किल आती है। ये बताओ, इसमें एफ बाय टू को अलग करते हैं, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो 5/2 को अलग, एन आर टी फाइनल को पी फाइनल वी फाइनल, तो पी फाइनल 4 इंटू वी फाइनल 2, तो पी फाइनल वी फाइनल 8 माइनस एन आर टी इनिशियल को पी इनिशियल वी इनिशियल, तो पी इनिशियल 1 इंटू वी इनिशियल 2, तो ये पी इनिशियल वी इनिशियल 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन इंटर एनर्जी 15 आएगी। वर्क डन निकाल लिया, चेंज इन इंटर एनर्जी निकाली, तो इन दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस, बस हीट गिवन टू द गैस कितना होगा, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन 0 प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी 15, तो हीट गिवन टू द गैस भी प्लस 15 जूल ये होगी। ठीक है, अब चलो तुम देख कर बताओ कि, तुम देख कर बताओ कि इस प्रोसेस में हीट गिवन टू द गैस पॉजिटिव है, और तुम बताओ कि हीट गिवन टू द गैस पॉजिटिव मतलब कंफर्म है कि इस प्रोसेस में गैस को हीट देनी पड़ेगी, है ना? पता है ना, हीट गिवन टू द गैस पॉजिटिव मतलब इस प्रोसेस में हमको गैस को हीट देनी पड़ेगी। और हीट कैसे देंगे, पेट्रोल जला करके, मतलब इस प्रोसेस में हमको पेट्रोल जलाना पड़ेगा, मतलब खर्चा करना पड़ेगा, तो इसको हम खर्चे या इनपुट में काउंट करेंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बी से सी तक साफ साफ दिख रहा है कि बताओ बी से सी वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोबैरिक, चलो ठीक है ना। तो बी से सी वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इसमें भी वही तीनों चीजें। सबसे पहले इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, तो हमको अच्छे पता है कि बी से सी तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, सिंपली पी डेल्टा वी, या पी और डेल्टा वी को हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो पी तो इस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर, तो तब बी से सी तक वाला जो प्रोसेस उसमें प्रेशर कितना है 4, तो पी की जगह 4, वी फाइनल, तो वी फाइनल कितना है 5 माइनस वी इनिशियल कितना है 2, तो सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय गैस प्लस 12 जूल ये आ गया। और तुम बताओ इस वाले पार्ट में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है ना, और वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव मतलब इस वाले पार्ट में गैस हमको वर्क करके देगी, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस का सबसे प्रोडक्टिव स्टेप है ना, साइक्लिक प्रोसेस का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट यही है। दूसरा, चेंज इन इंटर एनर्जी, तो हमको पता है कि चेंज इन इंटर एनर्जी तो हमेशा एन एफ बाय टू और डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल सॉल्व कर सकते हैं। वो एफ बाय टू बार एफ 5 ओपन 2 बार एन आर टी फाइनल को पी फाइनल वी फाइनल, तो पी फाइनल 4 इंटू वी फाइनल 5 मतलब 20 माइनस एन आर टी इनिशियल को पी इनिशियल वी इनिशियल, तो पी इनिशियल 4 इंटू वी इनिशियल 2 मतलब 8, तो 30 जूल वर्क डन आ गया।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, तो दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस, तो हीट गिवन टू द गैस कितना होगा, वर्क डन 12 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 30 प्लस 42 जूल। और चलो तुम देखते ही बताओ कि इसमें भी हीट गिवन टू द गैस पॉजिटिव है, मतलब इसमें भी गैस को हीट दी जा रही होगी, है ना, वही कि इसमें भी क्यू पॉजिटिव मतलब इसमें भी गैस को हीट दी जा रही होगी। और बताओ गैस को हीट देने के लिए पेट्रोल जलाना पड़ेगा, तो बोल सकते हैं कि क्यू पॉजिटिव तो इसमें भी गैस को हीट दी जा रही होगी। और हीट कैसे देंगे, पेट्रोल जला करके, मतलब इस वाले पार्ट में भी हमको पेट्रोल जलाना पड़ेगा, मतलब खर्चा करना पड़ेगा, तो इसको भी हम खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे, है ना, इसको भी खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी से डी तक तो साफ साफ दिख रहा है कि सी से डी तक वॉल है ना, सी से डी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इसमें भी घिसी-पिटी वही तीनों चीजें हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय गैस तो देखते ही बोल सकते हैं कि सी से डी तक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना मतलब वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन तो आंखें बंद करके 0। दूसरा चेंज इन एनर्जी, तो हर प्रोसेस में NF/2 और डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको सॉल्व करने की स्किल आती है कि F/2 को बार, तो बताओ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 बार, एनआर टी फाइनल को पी फाइनल वी फाइनल, तो पी फाइनल 1 इंटू वी फाइनल 5 मतलब 5 माइनस एनआर टी इनिशियल को पी इनिशियल वी इनिशियल, तो पी इनिशियल 5 इंटू वी, सॉरी पी इनिशियल 4 इंटू वी इनिशियल 5 मतलब 20, सॉल्व करेंगे तो माइनस 37.5। बस वर्क डन आ गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, तो इन दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस, हीट गिवन कितना होगा, वर्क डन तो 0 प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी माइनस 37.5 तो इसको ऐड करेंगे तो हीट गिवन भी माइनस 37.5 आ गई। और तुम बताओ कि इस वाले पार्ट में हीट गिवन नेगेटिव आ रही है ना, देख के बताओ कि इस वाले पार्ट में हीट गिवन नेगेटिव आ रही है, मतलब इस वाले पार्ट में गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, उल्टी गैस से हीट निकलेगी, है तो ये बोल सकते हैं। इसमें क्यों नेगेटिव, मतलब इस वाले पार्ट में गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, उल्टी गैस से हीट निकलेगी। और तुम बताओ कि गैस या इंजन से हीट निकल करके कहाँ जाएगी, पानी में जाएगी या हवा में जाएगी। तुम बताओ कि सिलेंडर को ठंडा करने के लिए पानी का यूज करें तो हीट निकल करके पानी में जाएगी, और ठंडा करने के लिए हवा का यूज करें तो हीट निकल करके हवा में जाएगी, है ना, तो ये बोल सकते हैं कि इस वाले पार्ट में क्यों नेगेटिव है, मतलब गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, उसकी जगह गैस से हीट निकल रही होगी। और तुम बताओ कि गैस, फिर तुम बताओ कि गैस या इंजन, सॉरी गैस या इंजन से हीट निकल कर कहाँ जाएगी, पानी या हवा में जाएगी। और तुम बताओ कि पानी या हवा से उस हीट को वापस नहीं खींच सकते, है तो ध्यान रखना, हीट निकल कर पानी या हवा में जाएगी, लेकिन पानी या हवा से उस हीट को वापस नहीं खींच सकते, इससे ये हीट पूरी तरह से वेस्ट हो गई। ठीक, तो ध्यान रखना कि इसको हम इनपुट मतलब खर्चे में भी काउंट नहीं करेंगे, और आउटपुट मतलब फायदे में भी काउंट नहीं करेंगे, ये वेस्टेज है ना, वेस्टेज है। इसको हिंदी में बोलते हैं कि डूब गया, है ना, तो ये हीट डूब गई, ये वेस्टेज है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को, तो ध्यान रखना कि इसमें क्यों नेगेटिव, मतलब गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, गैस से हीट निकलेगी, और हमको पता है कि गैस है इंजन से हीट निकल करके पानी या हवा में जाएगी, और पानी या हवा से उस हीट को वापस नहीं खींच सकते, इससे मान लेना कि वो हीट डूब गई, वेस्ट हो गई। तो ध्यान रखना कि पानी या हवा से हीट को वापस नहीं खींच सकते ना, इससे ध्यान रखना कि पूरी तरह से वेस्टेज है। इसको इनपुट मतलब खर्चे में भी काउंट नहीं करेंगे, और आउटपुट मतलब फायदे में भी काउंट नहीं करेंगे, ये वेस्टेज है। और कोई भी साइक्लिक प्रोसेस उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्टेज जरूर होता है, ठीक है ना, अपने हिंदी में बोलते हैं कि ये डूब गया, जैसे पैसे डूब जाते हैं वैसे हीट भी डूब गए, ऐसे मान लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम डी से ए वाला प्रोसेस, तो साफ साफ दिख रहा है कि डी से ए वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसमें भी वही तीनों चीजें हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय गैस, तो हमको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वर्क डन पी डेल्टा वी, तो पी और डेल्टा वी को सही शब्दों में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो डी से ए तक वाले प्रोसेस में प्रेशर कितना है 1, वी फाइनल, तो डी से ए तक वाले प्रोसेस में वी फाइनल का काम कौन करेगा 2, माइनस वी इनिशियल का काम कौन करेगा 5,
तो बताओ सॉल्व करेंगे तो वर्क डन -3 जूल। और तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि इस पार्ट में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है ना? वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है मतलब इस वाले पार्ट में गैस वर्क करके दे नहीं रही होगी, उल्टा 3 जूल जितना वर्क खा रही होगी। और हमको पता है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस उसमें एक पार्ट तो ऐसा जरूर होता है जिसमें गैस वर्क खाती है ना? तो इस वाले पार्ट में गैस वर्क करके दे नहीं रही होगी, उल्टा वर्क या मैकेनिकल एनर्जी खा रही होगी। एक पार्ट तो ऐसा होता ही है। फिर चेंज इन एनर्जी, तो हर प्रोसेस में NF/2 और डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सॉल्व करने के लिए वही कि F/2 मतलब 5/2 बाहर, NRT फाइनल को P फाइनल V फाइनल, तो P फाइनल 1 into V फाइनल 2, तो P फाइनल V फाइनल 2 माइनस NRT इनिशियल को P इनिशियल V इनिशियल, तो P इनिशियल तो 1 into V इनिशियल 5 मतलब 5 हो गया। सॉल्व करेंगे तो चेंज इन एनर्जी -7.5, बस वर्क डन निकाल लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाली, दोनों को ऐड करके हीट गिवन टू द गैस, बस हीट गिवन टू द गैस कितना होगा, वर्क मतलब -3 प्लस चेंज इन एनर्जी -7.5, इनको ऐड करेंगे तो हीट गिवन टू द गैस -10.5 जूल आएगी। तो तुम बताओ कि इसमें भी क्यों नेगेटिव है ना? बताओ इसमें भी क्यों नेगेटिव है मतलब इस पार्ट में भी गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, उल्टी गैस से हीट निकलेगी। और हमको हमको अच्छे पता है कि गैस से हीट निकल करके कहाँ जाएगी, पानी या हवा में जाएगी। और तब पानी या हवा से उस हीट को वापस खींच नहीं सकते, इसलिए समझ जाना कि ये हीट भी डूब गई। बस इसको भी हम ना तो खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे और ना फायदे आउटपुट में काउंट करेंगे। ये भी वेस्टेज है ना? तो जहाँ भी क्यू नेगेटिव आएगी वहाँ हीट निकलेगी, निकल करके पानी या हवा में जाएगी, उसको वापस खींच नहीं सकते हैं। इसलिए मान लेना कि ये हीट डूब गई है, ना तो खर्चा है ना फायदा है, ये वेस्टेज है। बस इस टाइप से हमने हर एक प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी कर लिया, है ना? बस हर एक प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी कर लिया। हर एक प्रोसेस में वही तीनों चीजें वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ऐड करके हीट गिवन टू द गैस, ये हमने निकाल लिया। बस अब इसमें हम बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले पार्ट में तो हमको पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है ना? फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन बाय गैस, तो बस बताओ हर एक प्रोसेस में वर्क डन निकाल लिया है ना? तो बस टोटल वर्क डन बाय गैस के लिए हर प्रोसेस में जो वर्क डन है उसको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर लेते हैं। तो बताओ ए से बी तक जो पहला प्रोसेस उसमें वर्क डन 0, बी से सी तक जो दूसरा प्रोसेस है इसमें वर्क डन +12, सी से डी तक जो तीसरा प्रोसेस है उसमें वर्क डन 0 और डी से तक जो चौथा प्रोसेस है उसमें वर्क डन -3। तो टोटल वर्क डन 12 - 3 मतलब +9 जूल, ये हो गया है ना? इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का ओवरऑल वर्क डन +9 जूल, ये हो गया है ना? या अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं, है ना? अनपढ़ों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस कंप्लीट साइकिल में गैस, सॉरी, ये बोल सकते हैं कि इस कंप्लीट साइकिल में गैस 12 जूल जितना तो वर्क सप्लाई करेगी, लेकिन -3 जूल जितना वर्क खाएगी भी सही। तो ओवरऑल हमको कितना वर्क या कितनी मैकेनिकल एनर्जी देगी, +9 जूल, ये बोल सकते हैं। इस कंप्लीट साइकिल में 12 जूल जितना वर्क प्रोवाइड करेगी, लेकिन साथ में 3 जूल जितना वर्क खाएगी भी सही। तो बताओ इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी देगी, +9 जूल, इतना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी का फायदा हो गया। बस तुम आराम से बताओ कि एक साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिली, +9 जूल। तो बताओ अगली साइकिल में वापस +9 जूल, तीसरी साइकिल में वापस +9 जूल। इस टाइप से हमको गैस से इंजन से कंटिन्यूअसली वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। सही है ना? तो ये हमने कर लिया। अब देखो अब इसमें एक और चीज पूछता है। तो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस इंजन की या इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी, वो पूछता है ना? ध्यान रखना इस साइक्लिक प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो हमको पूछा है कि इस इंजन की या इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है। इस एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, ये तो मैंने
करंट में और कई जगह बताया था। ये तो हमको बहुत अच्छे पता है कि एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। ध्यान रखना कि इस इंजन या साइक्लिक प्रोसेस की भी एफिशिएंसी बेसिकली क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट इनपुट क्या होते हैं वो देखना, तो मैंने तुमको कई बार बताया था। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि कोई इंजन हो, कोई बैटरी हो या कोई कंपनी हो, है ना। हर बार इनपुट का मतलब क्या होता है, जो हम खर्चा करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और खर्चे के बदले हमको जो मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। सॉरी, ये तो ध्यान रखना कि इस इंजन या साइक्लिक प्रोसेस की भी एफिशिएंसी बेसिकली आउटपुट बाय इनपुट। और अच्छे ध्यान रखना कि कोई इंजन हो, कोई बैटरी हो, कोई भी सिस्टम हो, हर किसी में इनपुट क्या होता है, हम जो खर्चा करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि हम जो खर्चा करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और खर्चे के बदले हमको जो मिलता है, जो फायदा होता है उसको आउटपुट। तो ये पूरी फिजिक्स में याद रखना, या तुम अगर कॉमर्स पढ़ो तो उसमें भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कोई इंजन, कोई बैटरी, कोई कंपनी, कोई भी हो, है ना। हर किसी में क्या होता है, हम जो खर्चा करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और खर्चे के बदले हमको जो मिलता है या जो फायदा होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि इस इंजन में, है ना, देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस या इस इंजन में इनपुट मतलब खर्चा क्या होगा, और आउटपुट मतलब फायदा क्या होगा वो देखना है। तो चलो पहले आउटपुट देखते हैं। फिर हमको पता है कि हमको जो मिलता है, जो फायदा होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो तुम बताओ कि इस गैस से, इंजन से हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तुम खुद बताओ, इंजन से हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है ना। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एक साइकिल में गैस का जो ओवरऑल वर्क डन होगा, है ना, या जो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड होगा, वही अपना फायदा है, आउटपुट होगा। है ना, बोल सकते हैं कि बताए कंप्लीट साइकिल में इंजन से हमको क्या मिलता है, वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। बस बोल सकते हैं कि कंप्लीट साइकिल में गैस का ओवरऑल वर्क डन होगा। सॉरी, इस कंप्लीट साइकिल में गैस का जो ओवरऑल वर्क डन होगा या ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी गिवन होगी, वही अपना फायदा आउटपुट होगा। ठीक है, अब इनपुट देखते हैं। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, खर्चा। तो तुम बताओ, तुम बताओ कि खर्चा करके, पेट्रोल जला करके गैस को जो हीट दे रहे हैं वो अपना खर्चा है, इनपुट होगा। ठीक है, तो बताओ इसको खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे ना, इसको भी खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे। लेकिन जो क्यू नेगेटिव हो, तो ना तो खर्चा होगा ना फायदा होगा, तो वेस्टेज होगा। ठीक है, बस इससे हम बोल सकते हैं कि इसमें इनपुट क्या होगा, है ना, इसमें इनपुट क्या होगा, खर्चा करके, पेट्रोल जला करके गैस को जो हीट दे रहे हैं, मतलब क्यू पॉजिटिव जो होगा वो अपना इनपुट होगा। बस ध्यान रखना कि अब आगे मूर्खों टाइप से इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी भी इंजीनियर साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट, जो खर्चा करते हैं उसको इनपुट, खर्चे के बदले हमको जो मिलता है उसको आउटपुट, है ना। तो पहले आउटपुट तो बताओ, इस, है ना, बताओ इस कंप्लीट साइकिल में गैस जो ओवरऑल वर्क डन करेगी या जो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी देगी, वो अपना आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा, टोटल वर्क डन। और इनपुट मतलब खर्चा, तो बस खर्चा करके, पेट्रोल जला करके गैस को जो हीट दे रहे हैं, मतलब जो क्यू पॉजिटिव होगा वो अपना इनपुट होगा। ठीक है, बस आगे डायरेक्ट है रखना कि साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट। तो बताओ उसमें ऊपर तो टोटल वर्क डन लेते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारे वर्क डन लेते हैं, लेकिन नीचे हम क्यू केवल पॉजिटिव लिखते हैं। बस इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी हो गई टोटल वर्क डन अपन क्यू केवल पॉजिटिव। तो बताओ ऊपर तो टोटल वर्क डन आएगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे वर्क होंगे। ठीक है, तो ऊपर तो टोटल वर्क डन, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे वर्क डन। तो था पहले पार्ट में वर्क डन 0, दूसरे पार्ट में 12, तीसरे पार्ट में 0 और चौथे पार्ट में -3। ठीक है, तो बताओ टोटल वर्क डन कितना हो गया, 9 जूल इतना आ गया। अपन नीचे केवल क्यूब पॉजिटिव आएगा, तो बता ये क्यूब पॉजिटिव है तो इसको लेंगे +15, ये भी क्यू पॉजिटिव, इसको भी लेंगे +42, लेकिन जो क्यू नेगेटिव वो वेस्टेज है ना, वो तो डूब गया ऐसा मान लेंगे। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ऊपर टोटल वर्क डन, ऊपर नीचे क्यू केवल पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन तो 9 और क्यू पॉजिटिव कितना हो गया 15, और 42 कितना हो गया 57। तो इसकी एफिशिएंसी इतनी आ गई। या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास आएगी, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि इस इंजन या इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट
13% होगी। और देखो इसकी एफिशिएंसी 13% आई, उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना? तो ध्यान रखना कि इस इंजन या साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 13% है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि एफिशिएंसी ध्यान रखना कि एफिशिएंसी 13% है, मतलब अगर खर्चा करके पेट्रोल जला करके 100 जूल जितनी हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें यूजफुल वर्क में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी? केवल 13 ही कन्वर्ट हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसकी एफिशिएंसी 13% है, मतलब अगर खर्चा करके पेट्रोल जला करके 100 जूल जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें यूजफुल वर्क में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी? 13 ही कन्वर्ट हो पाएगी। बाकी जो 87 है वो वेस्टेज हो जाएगी या पानी में जाएगी, डूब जाएगी। ये ध्यान रखना। और ये भी तुमने सुना होगा, है ना? ये भी तुमने सुना होगा कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, हर किसी साइक्लिक प्रोसेस में थोड़ा बहुत तो वेस्टेज ज़रूर होगा, है ना? केमिस्ट्री में सुना होगा, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, हर साइक्लिक प्रोसेस में थोड़ा बहुत तो वेस्टेज ज़रूर होगा, मतलब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। और बताओ, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मतलब सारे के सारे हीट गिवन को पूरी तरह से वर्क डन में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत वेस्टेज ज़रूर होगा। और यही जो लॉ होता है उसको थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ का बेसिक स्टेटमेंट ये हो गया कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मतलब सारी की सारी हीट को वर्क डन में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ इंस्टेंट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये देखिए, हाँ बच्चों देखो, जैसे अभी तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस के टोटल वर्क डन को हमने डिटेल में निकाला ना, ये ध्यान रखना कि इस पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस के टोटल वर्क डन को अभी तो हमने गधों टाइप से डिटेल में निकाला, है ना? मतलब मूर्खों टाइप से हर एक प्रोसेस में वर्क डन अलग-अलग निकाला और सबको ऐड कर दिया। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन +9 जूल आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी तक तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन को मूर्खों टाइप से डिटेल में निकाला, हर एक प्रोसेस में अलग-अलग वर्क डन को ऐड किया। लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर हमको कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन पूछे, तो उसके लिए इतना सारा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है ना? इस साइक्लिक प्रोसेस के स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके थे कि पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होता है? सिंपली पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर, है ना? स्टार्टिंग में बताया था। तो हम कह सकते हैं इस पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा? पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर, है ना? तो ये चीज स्टार्टिंग में देखी थी, ये तुम चाहो तो इसका एक बार फिर से बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कोई भी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बताओ ये एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो हमको बताया कि एक्सपेंशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन पॉजिटिव होगा, और कितना पॉजिटिव होगा? इसके नीचे के एरिया के बराबर इतना पॉजिटिव, है ना? तो हम बोल सकते हैं ये जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें गैस का वर्क डन पॉजिटिव होगा, और कितना पॉजिटिव होगा? इसके नीचे के एरिया के बराबर इतना पॉजिटिव। और फिर कंप्रेशन हो रहा है, तो होता है जो कंप्रेशन है उसमें गैस का वर्क डन नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव होगा? इसके नीचे के एरिया के बराबर। तो बताओ दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बताओ कौन सा एरिया आएगा? इस साइकिल से एनक्लोज एरिया, है तो डायरेक्ट आना चाहिए। एक्सपेंशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव? इसके नीचे के टोटल एरिया के बराबर, जिसको पिंक से रिप्रेजेंट किया है। फिर कंप्रेशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन नेगेटिव, और कितना नेगेटिव? इसके नीचे के एरिया के बराबर, जिसको ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो बताओ दोनों का रिजल्टेंट बताओ दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कौन सा एरिया बचेगा? है साइकिल के बीच वाला एरिया है साइकिल से एनक्लोज एरिया। बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा? इस पीवी साइकिल के एनक्लोज एरिया के बराबर। है ना? ध्यान रखना कि अब अगर साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन पूछे, तो गधों टाइप से इतना सारा कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, सिंपली पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर। अब ध्यान रखना कि पीवी साइकिल के एनक्लोज एरिया से तो हम टोटल वर्क डन का केवल मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालते हैं, बाकी प्लस माइनस साइन को अलग से एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान रखना कि एनक्लोज एरिया से तो वर्क डन का केवल मॉडुलस निकालते हैं, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करते हैं। ये तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव, और पीवी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज तो टोटल वर्क डन नेगेटिव। इसको भी तुम लॉजिकली देख सकते हो, है ना। तो सोच के बताओ कि अगर पीवी साइकिल क्लॉकवाइज होगी, है ना, लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर पीवी साइकिल क्लॉकवाइज होगी तो उस केस में एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क डन पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे के एरिया के बराबर तो ज्यादा पॉजिटिव होगा, और कंप्रेशन के ड्यूरिंग वर्क डन नेगेटिव होगा, और इसके नीचे के एरिया के बराबर कम नेगेटिव होगा। ये चित्र से दिख रहा है कि अगर पीवी साइकिल क्लॉकवाइज हो तो एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वर्क डन पॉजिटिव होगा लेकिन बड़ा पॉजिटिव, और कंप्रेशन के ड्यूरिंग वर्क डन नेगेटिव होगा लेकिन छोटा नेगेटिव। तो बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पीवी साइकिल क्लॉकवाइज हो तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव, और ऐसे ही अब मान लेते हैं कि पीवी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। बस तुम शक्ल देख कर बताओ कि अगर पीवी साइकिल ऐसी एंटी क्लॉकवाइज है तो होता है कंप्रेशन हो रहा है ना। तो पीवी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो इस कंप्रेशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन नेगेटिव होगा, और इसके नीचे के एरिया के बराबर हो तो बड़ा नेगेटिव होगा, है ना। वही कि बताओ, कंप्रेशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन नेगेटिव और इसके नीचे के एरिया के बराबर मतलब बड़ा नेगेटिव, और ये एक्सपेंशन है तो बताओ एक्सपेंशन के ड्यूरिंग गैस का वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसके नीचे के एरिया के बराबर तो छोटा पॉजिटिव होगा। बस साफ साफ बोल सकते हैं कि पीवी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो कंप्रेशन के ड्यूरिंग गैस का नेगेटिव वर्क डन बड़ा नेगेटिव होगा, और एक्सपेंशन की ड्यूरिंग गैस का वर्क डन पॉजिटिव लेकिन छोटा पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव होगा। तो बस अब आगे गधों टाइप से इतना सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट याद रखना कि इस पीवी साइकिल के एनक्लोज एरिया से तो हम वर्क डन का केवल मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालेंगे, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर पीवी साइकिल क्लॉकवाइज हो तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव, और पीवी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज तो टोटल वर्क डन नेगेटिव। ये तो हम वही है ना, वही पिछले वाला ही क्वेश्चन ले रहे हैं ना, जो पेज पहले जो एग्जांपल किया था उसी एग्जांपल को ले रहे हैं। तो वही गैस में साइक्लिक प्रोसेस करा रहे हैं ना, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा वो देखना था। ध्यान रखना कि पहले तो हमने वर्क डन को डिटेल में निकाला था ना, गधों टाइप से हर एक प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग निकाला और सबको ऐड कर दिया, तो उससे टोटल वर्क डन आ तो गया लेकिन बहुत लेंदी हुआ। तो ध्यान रखना कि अब अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन पूछे तो मूर्खों टाइप से इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें गैस का टोटल वर्क डन पूछ रहा है। तो बस हमको अच्छे पता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, पीवी साइकिल के एनक्लोज एरिया के बराबर। तो होता है जो पीवी साइकिल है वो रेक्टेंगुलर है ना। पीवी साइकिल रेक्टेंगुलर है तो इससे एनक्लोज एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ तो कितनी होगी, 2 और 5 का डिफरेंस में तो 3, और विड्थ 4 और 1 का डिफरेंस में तो 3। बस पूरी साइकिल में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, पीवी साइकिल के एनक्लोज एरिया के बराबर। तो पीवी साइकिल रेक्टेंगुलर है तो इसका एनक्लोज एरिया लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ 3 इनटू विड्थ 3, तो होता है इसका एनक्लोज एरिया 9। बस पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया 9, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन भी कितना होगा, 9 जूल। अब बताया था कि एनक्लोज एरिया से तो हम वर्क डन का केवल मॉडुलस निकालते हैं, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है, और पीवी साइकिल क्लॉकवाइज हो तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव होता है, प्लस साइन। पहले मूर्खों टाइप से डिटेल में निकाला था लेकिन इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना।
तो बस पता चल गया कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन प्लस 9 जूल, है ना? या हम ये बोल सकते हैं कि इस एक साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या कितना मैकेनिकल एनर्जी में, सॉरी, इस पूरे साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या कितनी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी? 9 जूल जितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो अगली साइकिल में भी 9 जूल और अगली साइकिल में 9 जूल, इस तरह से इंजन से लगातार वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलती जाएगी। अब कई बार क्वेश्चन में कुछ और पार्ट पूछता है, वो देखना। जैसे मान लेते हैं कि इस बार इंजन में साइक्लिक प्रोसेस फटाफट हो रहे हैं और हमको दे रखा है कि 1 सेकंड में इसकी ऐसी-ऐसी 100 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि साइक्लिक प्रोसेस बहुत फास्ट-फास्ट हो रहे हैं और हमको दे रखा है कि 1 सेकंड में इस इंजन की 100 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इस इंजन का एवरेज पावर आउटपुट कितना होगा? मतलब एवरेज ये कितनी, किस रेट से मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर पाएगी, वो देखना है। आराम से कर सकते हैं ना? बस क्वेश्चन में दे रखा है कि, ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 सेकंड में इंजन की ऐसी-ऐसी 100 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तुम बताओ कि 1 साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है? 9 जूल, है ना वही? 1 साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है? 9 जूल। तो 1 सेकंड में ऐसी-ऐसी 100 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, तो 1 सेकंड में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी? 900 जूल। ऐसे बोल सकते हैं। एक साइकिल में हमको ओवरऑल 9 जूल जितनी वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है ना, तो 1 सेकंड में से ऐसी 100 साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो 1 सेकंड में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी? 100 इंटू 9 मतलब 900 जूल। तो बताओ, है ना, बताओ। 1 सेकंड में हमको ओवरऑल 900 जूल जितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमको वर्क, है ना? हम बोल सकते हैं कि हमको इंजन से किस रेट से वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है? 900 जूल पर सेकंड। और एनर्जी मिलने की रेट को पावर आउटपुट बोल सकते हैं ना? तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंजन का एवरेज पावर आउटपुट कितना होगा? 900 जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड को क्या बोल सकते हैं? वॉट। तो बस अनपढ़ों की लैंग्वेज में बोलेंगे कि 900 वॉट का इंजन है। तो ये ध्यान रखना कि 1 साइकिल में 9 जूल जितनी एनर्जी मिल रही है, 1 सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें 900 जूल मैकेनिकल एनर्जी या वर्क मिलेगा। बस 1 सेकंड मतलब पर सेकंड इतना वर्क मिल रहा है ना, तो इंजन से हमको किस रेट से वर्क एनर्जी मिल रही है? 900 जूल पर सेकंड। तो बस रेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? पावर। तो बस इंजन एवरेज किस रेट से हमको पावर सप्लाई कर पा रही है? 900 जूल पर सेकंड मतलब 900 वॉट की रेट से हमको पावर सप्लाई कर पा रही है। ये देख लिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाँ बच्चों, अब साइक्लिक प्रोसेस का एक बहुत और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। तो देखो, जैसे अभी तक तो हम क्या करते, जैसे अभी तक तो हम क्या होगा, कि अभी तक तो हम केवल एक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते थे। ध्यान है ना? तो ध्यान रखना कि अभी तक तो हम केवल एक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते थे, लेकिन इस बार हम ऐसा करते हैं कि इस पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि बताओ, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से, है ना। बस इस बार हम ऐसा करते हैं कि केवल एक प्रोसेस के लिए नहीं, ए से लेकर के ए तक ये जो कंप्लीट साइकिल है, इस पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। ठीक, हाँ। तो हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये हमको अच्छे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस बार हम इस पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं। बताओ, इस पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? Q cycle equal to W cycle plus change in internal energy in a cycle। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा? Q cycle equal to W cycle plus change in internal energy in a cycle। ठीक है, अब तुम अब तुम कॉमन सेंस से बताओ कि इस पूरी कंप्लीट साइकिल में टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बिल्कुल जीरो। तुम बताओ कि कंप्लीट साइकिल में हम जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं,
है। तो बताओ कि कंप्लीट साइकिल में हम ए से स्टार्ट और घूम फिर करके वापस ए तक ही पहुंच रहे हैं। तो बताओ इनिशियल टेम्परेचर का काम भी टीए करेगा और फाइनल टेम्परेचर का काम भी टीए करेगा। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0, मतलब कंप्लीट साइकिल में टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी। है, तो ये ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा, क्यू साइकिल इक्वल डब्ल्यू साइकिल प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइकिल। बस इस पूरे कंप्लीट साइकिल में टोटल चेंज इन इंटर एनर्जी कितनी होगी, 0। तुम बताओ कि कंप्लीट साइकिल में हम ए से स्टार्ट कर वापस ए तक ही पहुंच रहे हैं, ये तुम बताओ चेंज इन इंटर एनर्जी कितनी होती है, एन एफ बाय 2 आर डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तुम बताओ इस कंप्लीट साइकिल में हम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वापस ए तक ही पहुंच रहे हैं, तो इसमें इनिशियल टेम्पेयर का काम भी टी है और फाइनल टेम्पेयर का काम भी टी है। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0 होगा, मतलब इस कंप्लीट साइकिल में टोटल चेंज इन इंटर एनर्जी 0 होगी। बस तुम देखते ही बताओ कि तुम देखते ही बताओ कि इस कंप्लीट साइकिल, ये देखते बताओ कि इस कंप्लीट साइकिल के टोटल चेंज इन इंटर एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो कंप्लीट साइकिल के लिए Q साइकिल इक्वल टू W साइकिल, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए हीट और वर्क का एडिशन सेम रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना कि पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q साइकिल इक्वल W साइकिल प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइकिल। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वापस ए तक ही पहुंच रहे हैं। तो इनिशियल टेम्पेयर का काम भी टी है, फाइनल टेम्पेयर का काम भी टी है। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0, मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, है ना, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में टोटल चेंज इन इंटर एनर्जी 0 होगी। ये चीज 0 हो जाएगी तो कंप्लीट साइकिल में Q साइकिल इक्वल W साइकिल होगा, मतलब पूरे साइकिल में हीट का एडिशन और वर्क का एडिशन हमेशा सेम होगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का सबसे महान कंसेप्ट है, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q साइकिल इक्वल W साइकिल, मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q का एडिशन और वर्क का एडिशन सेम होगा। ऐसे बताओ इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क का एडिशन +9 जूल है, अगर Q का भी अगर तुम एडिशन करोगे तब भी वो बिंदास +9 जूल इतना ही आएगा। तो हम है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये पढ़ लिया कि कंप्लीट साइकिल के लिए Q साइकिल और W साइकिल सेम होता है, तो कंप्लीट साइकिल में हीट और वर्क एडिशन सेम आता है। अब चलो, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया कि पूरी साइकिल के लिए Q साइकिल इक्वल W साइकिल होती है। अब तुम बताओ कि W साइकिल क्या होती है, पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया, है ना, इधर पढ़ा था हमने, इधर हमने पढ़ा था कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होता है, पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया। बस तुम बताओ कि पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया अगर W साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली Q साइकिल को भी रिप्रेजेंट करेगा, है। तो तुम बताओ इस कंप्लीट साइकिल में, सॉरी, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया +9 जूल है, तो W साइकिल +9 जूल है। W साइकिल इतना है तो उसका जुड़वा भाई Q साइकिल भी +9 जूल होगा। ऐसे ध्यान रखना कि Q साइकिल और W साइकिल दोनों जुड़वा भाई हैं। इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए W साइकिल +9 जूल है तो Q साइकिल भी +9 जूल। बस हमने साइक्लिक प्रोसेस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। और ध्यान रखना कि गिनती के 3 ही कंसेप्ट हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कंसेप्ट की पूरे साइकिल में गैस का टोटल वर्क डन साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर। दूसरा कंसेप्ट है कि पूरे साइकिल में Q साइकिल और W साइकिल, मतलब हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है। और तीसरा कंसेप्ट ये कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी, है ना, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी ऊपर तो W साइकिल मतलब टोटल वर्क डन, ऊपर नीचे Q केवल पॉजिटिव। ये तीनों चीजें पढ़ ली, ठीक है। एक और बेवकूफी भरी चीज देखना, ये देखो कई मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में वर्क और हीट का एडिशन सेम होता है ना, कंप्लीट साइकिल में Q साइकिल इक्वल W साइकिल होता है, तो इससे लोग बोलते हैं कि इससे तो एफिशिएंसी हमेशा 1 आनी चाहिए, है ना। पूरी साइकिल में W और Q का एडिशन बराबर है तो एफिशिएंसी हमेशा 1 आनी चाहिए, तो गलत है यार, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि ये तो सही है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, ये तो सही है, लेकिन जो एफिशिएंसी होती है उसके न्यूमरेटर में तो Q सही, सॉरी, एफिशिएंसी जो होती है उसके न्यूमरेटर में तो W साइकिल मतलब टोटल वर्क डन होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में Q साइकिल नहीं होता है, डिनोमिनेटर में Q केवल पॉजिटिव, इसलिए एफिशिएंसी 1 नहीं होती है।
100% से कम होती है। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने साइक्लिक प्रोसेस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख दी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ठीक, देखो इसमें हमको दे रखा है कोई इंजन है, उसमें हीलियम गैस का यूज हो रहा है और कंटिन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए हम साइक्लिक प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए हमको पीवी का ग्राफ दे रखा है। तो कोई इंजन है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस करा रहे हैं और साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमको पीवी का एक ग्राफ इस टाइप का दे रखा है बस। बहुत सारे पार्ट पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस पूरे कंप्लीट साइकिल में टोटल वर्क डन बाय गैस मतलब क्यू साइकिल और रिजल्टेंट हीट गिवन टू द गैस मतलब क्यू साइकिल कितना होगा वो देखना है। फिर सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन ये 1.2 इंटू 10 टू पावर 5 कैलोरी इतनी मापी गई है। तो इसके बेसिस पे हमको देखना है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना होगा वो देखना है ना। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब 1 कैलोरी बराबर जितने जूल होता है उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। ये कितना होगा वो देखना है। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि साइक्लिक प्रोसेस बहुत फास्ट फास्ट हो रहे हैं और 1 सेकंड में इसकी 10 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो इंजन का एवरेज पावर आउटपुट। अगर कोई मेडिकल का बच्चा वीडियो को देख रहा हो तो केवल थर्ड पार्ट तक ही मीनिंगफुल है, लेकिन फोर्थ पार्ट में पूछा है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस है इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी वो पूछा है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पार्ट है वो केवल जेई मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए। अगर कोई मेडिकल का बच्चा वीडियो को देख रहा हो तो केवल थर्ड पार्ट तक ही देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको दे रखा है किसी इंजन में हीलियम गैस है, कंटिन्यूअस वर्क अचीव करने के लिए साइक्लिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं और इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए पीवी का ग्राफ ये दे रखा है। चलो सबसे पहले पार्ट में हमको पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में रिजल्टेंट वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होता है, सिंपली पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर है ना। हम लिख सकते हैं कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, सिंपली पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर। और तुम बताओ कि पीवी साइकिल से एनक्लोज जो रीजन है वो ट्रायंगुलर है ना। देख सकते हो कि पीवी साइकिल से एनक्लोज जो रीजन है वो ट्रायंगुलर है, तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ ये बेस तो कितना होगा 7 और 2 के बीच डिफरेंस मतलब 5 इनटू हाइट 1 इंटू 10 टू द पावर 5 और 3 इंटू 10 टू द पावर 5 में डिफरेंस मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 5। बस बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय गैस पीवी साइकिल से एनक्लोज एरिया के बराबर और वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस तो कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का ओवरऑल वर्क डन इतना हो गया। ये भी चमका कर बताया था। इस एनक्लोज एरिया से तो वर्क डन का केवल मॉडुलस निकालते हैं, प्लस माइनस साइन अलग से एडजस्ट करेंगे। तो देखते ही बताओ कि पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है और पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है, इससे ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव होगा है ना, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ये आ गया। ठीक, चलो ये तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन आ गया। अब आगे पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन मतलब क्यू साइकिल कितना होगा वो देखना है। ठीक है, हमको बिल्कुल रटा हुआ है ना। हमको बिल्कुल रटा हुआ है कि कंप्लीट साइकिल में हीट और वर्क का एडिशन बराबर होता है। बताया था ना कि कंप्लीट साइकिल में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, मतलब इस कंप्लीट साइकिल में क्यू साइकिल इक्वल टू डब्ल्यू साइकिल। तो बताओ डब्ल्यू साइकिल प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल है, तो इसका जुड़वा भाई क्यू साइकिल भी इतना ही होगा है ना। वही कि डब्ल्यू साइकिल इतना है तो इसका जुड़वा भाई क्यू साइकिल भी उतना ही होगा, मतलब पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का ओवरऑल वर्क डन इतना है तो रिजल्टेंट हीट गिवन भी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल यही होगा। ठीक, चलो ये तो फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट देखना। देखो ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाला है ना,
तो ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाला कि इस पूरे कंप्लीट साइकिल, सॉरी ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकली निकाला कि इस पूरी कंप्लीट साइकिल में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट गिवन जूल में तो कितनी है 5 इंटू 10⁵ जूल। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इस पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन, इन्होंने प्रैक्टिकली कितनी मेजर की है 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी है तो डेल्टा कि इस पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन जूल में तो 5 इंटू 10⁵ जूल है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पूरे प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन कैलोरी में कितनी है 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी है। ठीक है, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन जूल में तो 5 इंटू 10⁵ जूल है, और इस पूरे प्रोसेस में गैस को दी गई हीट गिवन कैलोरी में 1.2 इंटू 10⁵ है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तुम बताओ, ये दोनों क्यू साइकिल ही तो है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू साइकिल जूल में तो 5 इंटू 10⁵ जूल हमने निकाला, और क्यू साइकिल कैलोरी में हमको 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी ये इसके बराबर है 5 इंटू 10⁵ जूल के बराबर है। तो बस आराम से बताओ कि 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी है 5 इंटू 10⁵ जूल के बराबर है, तो बताओ एक कैलोरी कितने के बराबर होगा 5 इंटू 10⁵ अपन 1.2 इंटू 10⁵ जूल, और ध्यान रखना कि एक कैलोरी इक्वल टू जितना जूल होता है उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो 10⁵ से 10⁵ कैंसल तो बस सॉल्व करेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू 5 अपन 1.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा 4.17 जूल आएगा। और बस याद रखना कि एक कैलोरी बराबर जितने जूल होता है उसी को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ही होगा, बस 1 जूल इक्वल है ना, एक कैलोरी इक्वल टू 4.17 जूल है, बस एक कैलोरी इक्वल टू जितने जूल है उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना आ गया 4.17, बाकी बिल्कुल प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ऑलमोस्ट 4.2 के आसपास होता है। ठीक है, तो आगे घबराना मत, ध्यान रखना कि कभी भी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पूछे तो उसका मतलब है कि एक कैलोरी बराबर जितने जूल है उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलेंगे। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना। तो हमने कैलकुलेशन से निकाला था कि पूरी साइकिल में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन क्यू साइकिल जूल में तो कितनी है 5 इंटू 10⁵ जूल, और क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू साइकिल कैलोरी में कितनी है 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी, मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि ये 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी है 5 इंटू 10⁵ जूल के बराबर है। तो एक कैलोरी बराबर कितना होगा 5 इंटू 10⁵ अपन 1.2 इंटू 10⁵ जूल। सॉल्व करेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.17 जूल, तो बस एक कैलोरी बराबर जितने जूल है उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलेंगे। तो इस बार 4.17, बाकी एक्चुअली सॉल्व करते हैं तो लगभग 4.2 के आसपास आता है। तो ये सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। ये तो थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है कि साइक्लिक प्रोसेस बहुत फटाफट हो रहा है, और 1 सेकंड में इस इंजन की 10 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस तुम आराम से बताओ कि एक साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है ना, बताओ। एक साइकिल में हमको ओवरऑल कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है 5 इंटू 10⁵ जूल। तो बताओ एक सेकेंड में ऐसी ऐसी 10 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो हमको कितना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी 5 इंटू 10⁶ जूल, है ना, कह सकते हैं। एक सेकंड में इस इंजन की 10 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एक साइकिल में हमको ओवरऑल इतना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो 10 साइकिल में कितनी मिलेगी इंटू 10, मतलब 5 इंटू 10⁶ जूल। तो बस बोल सकते हैं कि एक सेकंड में मतलब पर सेकंड हमको इतना वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि बताओ इंजन से, है ना, बताओ इंजन से हमको किस रेट से वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है 5 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड, है ना भाई, पर सेकंड इतना मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो बोल सकते हैं कि इंजन से हमको किस रेट से मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है 5 इंटू 10⁶ जूल पर सेकंड, इस रेट से वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है।
और वर्क या मैकेनिकल एनर्जी मिलने की रेट को क्या बोल सकते हैं? पावर। बस बोल सकते हैं कि इस इंजन का एवरेज पावर सप्लाइड कितना है? 5 into 10 to power 6 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या बोल सकते हैं? वॉट। बस इस इंजन का एवरेज पावर आउटपुट कितना है? 5 into 10 to power 6 वॉट, या 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 और 10 to the power 6 वॉट को क्या बोल सकते हैं? मेगावाट। तो ये जो इंजन है एवरेज किस रेट से मैकेनिकल पावर सप्लाई कर रहा है? 5 मेगावाट की रेट से मैकेनिकल पावर सप्लाई कर रहा है। तो ये 3 पार्ट कर लिए। वैसे अपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में तो यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन चलो अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। अब हमको पूछा है कि साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी को ऐसे ट्रिक से नहीं निकाल सकते, उसमें हमको डिटेल में सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ बच्चों, 3 पार्ट तो कर लिए। अब चौथे पार्ट में पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है। तो इसमें हमको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। ये तो हमको बहुत अच्छे पता है कि किसी भी इंजन या किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है? ऊपर तो टोटल वर्क डन अपन नीचे क्यों केवल, सॉरी, ये तो इंजन या साइक्लिक प्रोसेस की टोटल, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, इंजन या साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है? ऊपर तो टोटल वर्क डन ऊपर नीचे क्यों केवल पॉजिटिव। बताओ, पूरी साइकिल में जो टोटल वर्क डन है वो तो हमने साइकिल के एनक्लोज एरिया से निकाल लिया था, है ना? तो साइकिल के एनक्लोज एरिया से ये तो हमने निकाल लिया था कि पूरे साइकिल में गैस का टोटल वर्क डन मतलब डब्ल्यू साइकिल तो 5 into 10 to power 5 जूल। तो एफिशिएंसी का जो न्यूमरेटर है वो तो साइकिल के एनक्लोज एरिया से हमने निकाल लिया। अब हमको, है ना, अब हमको एफिशिएंसी का डिनोमिनेटर देखना है, मतलब क्यू केवल पॉजिटिव देखना है। तो ध्यान रखना कि पिछले एग्जाम्पल में तो गधों टाइप से हर एक प्रोसेस को स्टडी किया था, लेकिन अब वो मूर्खता नहीं करेंगे, है ना? हमको पता है कि डिनोमिनेटर में क्यू केवल पॉजिटिव है ना? हमको पता है कि एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में क्यू केवल पॉजिटिव है। बस हम थोड़ा-सा लॉजिकली सोचेंगे कि किस प्रोसेस में गैस को हीट देनी पड़ रही है, या किसमें क्यू पॉजिटिव उसी को लेंगे जिसमें गैस से हीट निकल रही है, उस प्रोसेस को शक्ल भी देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले बताओ कि ए से बी वाला प्रोसेस है, उसमें क्यू पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? देखते बताओ, ए से बी वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो वर्क डन 0, लेकिन एरो ऊपर जा रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा इससे चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होगी। बस मुंह जुबानी बताओ कि वर्क डन 0, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव, तो क्यू भी पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें भी गैस को हीट दी जा रही होगी। तो इस प्रोसेस में क्यू पॉजिटिव होगा तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बी से सी वाले प्रोसेस में भी क्यू पॉजिटिव होगा। चलो देखते ही बताओ, शक्ल देखते ही बताओ कि बी से सी वाले प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब इसमें वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बताओ, टेम्परेचर पीवी के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। तो बताओ बताओ इनिशियल, है ना, बताओ इनिशियली पीवी का मल्टीप्लाई कितना है? 3 into 10 to power 5 into 2। तो बताओ इस इनिशियल पॉइंट पर पीवी का मल्टीप्लाई 6 into 10 to power 5 है, और जो फाइनल पॉइंट है वहां पीवी का मल्टीप्लाई 7 into 10 to power 5 है। बस तुम बताओ, यहाँ पीवी का मल्टीप्लाई 6 into 10 to power 5 है, कम है, मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, और इधर पीवी का मल्टीप्लाई 7 into 10 to power 5 है, पीवी का मल्टीप्लाई ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। बस इधर टेम्परेचर कम, इधर टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चेंज इन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। तो बस देखते ही बताओ कि बी से सी वाले पार्ट में, है ना, बी से सी वाले पार्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव है, तो हीट गिवन भी पॉजिटिव होगी, मतलब इसमें भी गैस को हीट दी जा रही होगी, इसमें भी क्यू पॉजिटिव होगा, मतलब इसको भी कैलकुलेट करना होगा। और बताओ ये सी से लेकर के ए तक प्रोसेस, इसमें क्यों नेगेटिव होगा? तुम देखते ही बताओ कि सी से ए तक प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना? तो बताओ सबसे पहले एरो पीछे की ओर है तो वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क नेगेटिव, और बताओ कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम घटेगा तो प्रोपोर्शनली टेम्परेचर भी घटेगा तो चेंज इन एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो बस तुम बताओ कि वॉल्यूम घट रहा है मतलब वर्क नेगेटिव,
टेम्परेचर घट रहा है मतलब चेंज इन इंटरएनर्जी नेगेटिव, तो क्यू भी नेगेटिव होगा। तो सी से ए वाले प्रोसेस में क्यू नेगेटिव होगा जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो बस डिनोमिनेटर में क्यू पॉजिटिव निकलना है, तो बस हमको लॉजिकली पता चल गया कि क्यू पॉजिटिव किसमें होगा, एक तो ए से बी वाले प्रोसेस में और एक बी से सी वाले प्रोसेस में। बाकी सी टू ए वाले प्रोसेस में क्यू नेगेटिव, उसको कैलकुलेट ही करने की जरूरत नहीं है। तो बस क्यू पॉजिटिव ए से बी और बी से सी। चलो सबसे पहले ए से बी वाला जो प्रोसेस है उसमें हीट गिवन, तो बस वही ए से बी वाले प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे, चेंज इन इंटर एनर्जी निकालेंगे और उससे हीट गिवन टू द गैस। सबसे पहले ए से बी वाले प्रोसेस में वर्क डन, तो देखते ही बताओ कि ए से बी तक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, तो इसमें वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन तो बिल्कुल जीरो होगा। फिर चेंज इन इंटर एनर्जी देखनी है, तो हमको पता है कि चेंज इन इंटर एनर्जी तो हर प्रोसेस में एन एफ बाई टू और डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सॉल्व करने की स्किल बताई थी। एफ बाई टू बाहर, हीलियम जैसी मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 है बाहर। और बताओ एन आर टी फाइनल को क्या लिख देंगे, पी फाइनल वी फाइनल, तो तब पी फाइनल 3 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू वी फाइनल 2, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस एन आर टी इनिशियल को पी इनिशियल वी इनिशियल, तो पी इनिशियल 1 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू वी इनिशियल 2, तो ये 2 इंटू 10 टू पावर 5 आ गया। तो इससे तुम चेंज इन इंटर एनर्जी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें चेंज इन इंटर एनर्जी तुम्हारे पास आएगी 6, हाँ ये आएगी ना, तो 6 इंटू 10 टू पावर 5 जूल ये आ गई। बस वर्क डन आ गया, चेंज इन इंटर एनर्जी आ गई, तो हीट गिवन टू द गैस निकाल सकते हो ना। तो हीट गिवन कितना होगा, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी, वर्क डन 0, चेंज इन इंटर एनर्जी इतनी है, तो इसको ऐड करोगे तो हीट गिवन भी 6 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, और क्यू पॉजिटिव है मतलब इसको खर्चे में काउंट करेंगे। चलो अब बी से सी वाले प्रोसेस में देखते हैं, तो बस बी से सी वाले प्रोसेस में भी वही वर्क डन, चेंज इन इंटर एनर्जी और ऐड करके हीट गिवन टू द गैस। तो चलो सबसे पहले बी से सी वाले प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस निकालनी है। तो बस इजीली कर सकते हैं ना, बस तुम आराम से बताओ कि हमको बी से सी वाले प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस निकालनी है, तो बताओ एरिया से निकालेंगे ना। तो बस बताओ बी से सी वाले प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होगा, पीवी ग्राफ के नीचे के टोटल एरिया के बराबर, है ना, वो बताए वही कि बी से सी तक, है ना, बी से सी तक वाले प्रोसेस में वर्क, सॉरी, बी से सी तक वाले प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होगा, पीवी ग्राफ के नीचे के टोटल एरिया के बराबर। और तुम बताओ कि पीवी ग्राफ के नीचे का जो रीजन है वो ट्रिपेजियम है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये 3 इंटू 10 टू पावर 5 और ये 1 इंटू 10 टू पावर 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पेयर लाइंस कितनी होगी 7 और 2 का डिफरेंस 5, बस इससे वर्क डन बाय गैस आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, तो वर्क डन बाय गैस 10 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, मतलब 10 टू पावर 6 जूल आ गया, तो वर्क डन। दूसरा चेंज इन इंटर एनर्जी, तो चेंज इन इंटर एनर्जी तो हर प्रोसेस में एन एफ बाई टू और डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सॉल्व करने की स्किल पता है, एफ बाई टू को बाहर, तो एफ बाई टू की जगह 3/2, एन आर टी फाइनल को पी फाइनल वी फाइनल, तो पी फाइनल 1 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू वी फाइनल, सॉरी, पी फाइनल 1 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू वी फाइनल 7, तो पी फाइनल वी फाइनल कितना हो गया 7 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस एन आर टी इनिशियल को पी इनिशियल वी इनिशियल, तो पी इनिशियल 3 इंटू 10 पावर 5 इंटू वी इनिशियल 2, तो 6 इंटू 10 टू पावर 5 आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना 1.5 आएगा ना, 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। बस वर्क डन आ गया, चेंज इन इंटर एनर्जी आ गई, तो ऐड करके हीट गिवन टू द गैस निकाल सकते हैं। तो हीट कितना होगा, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी, तो वर्क डन तो 10 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी 1.5 इंटू 10 टू पावर 5, तो ये कितना हो गया 11.5 इंटू, है ना, 11.5 इंटू 10 टू पावर 5 ये हो गया,
है ना? तो इसमें ही पॉजिटिव। और सी से ए वाले प्रोसेस में साफ-साफ दिख रहा है कि सी से ए वाले प्रोसेस में है ना, सी से ए वाले प्रोसेस में वर्क डन भी नेगेटिव, चेंज इन इंटेंसिटी भी नेगेटिव, तो क्यू भी नेगेटिव होगा। और क्यू नेगेटिव होगा तो गैस से हीट निकल कर पानी में जाएगी, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बस अब हम इजीली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, बस अब पक्का बोल सकते हैं इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क डन अपन क्यू पॉजिटिव। बताओ न्यूमरेटर में तो टोटल वर्क डन आएगा, है ना? न्यूमरेटर में तो पूरी साइकिल का में टोटल वर्क डन आएगा। तो पूरी साइकिल में टोटल वर्क डन तो इस साइकिल के एनक्लोज एरिया के बराबर, मतलब 5 into 10 to power 5 जूल। अपन नीचे क्यू केवल पॉजिटिव आएगा, और क्यू पॉजिटिव तो ए से बी वाले और बी से सी वाले प्रोसेस में होगा। तो ए से बी वाले प्रोसेस में भी क्यू पॉजिटिव है, प्लस 6 into 10 to power 5। और ये बी से सी वाले प्रोसेस में भी क्यू पॉजिटिव है, 11.5 into 10 to power 5। इसको सॉल्व कर लेना, 10 to the power 5 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/17.5, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे एफिशिएंसी, हाँ बच्चों इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो 28.6 मतलब लगभग 29% इसकी एफिशिएंसी आएगी। और 29% का मतलब ही समझते हैं कि पेट्रोल जला करके या खर्चा करके अगर 100 जूल जितनी हीट दोगे, तो उसमें से यूजफुल वर्क में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी, केवल 29 ही कन्वर्ट हो पाएगी, है ना? बाकी 71 जो है वो वेस्ट हो जाएगी, पानी में जाएगी। चलो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस का एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। तो देखो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमको पीवी का ही ग्राफ दे रखा था, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई और ग्राफ दिया होता है, जैसे टी वर्सेस वी का ग्राफ दिया होता है, उसको देखना। तो इस बार भी कोई इंजन है, उसमें साइक्लिक प्रोसेस का यूज हो रहा है, और इस बार उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए टी वर्सेस वी मतलब टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है ना? इस टाइप से दे रखा है, सारे पॉइंट भी दे रखे हैं। उसके बाद हमको दे रखा है कि उस इंजन के अंदर जो गैस है वो हीलियम जैसी मोनोएटॉमिक गैस है। बस हमको पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस है इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है ना? और हम तुरंत समझ गए कि एफिशिएंसी पूछी है मतलब इस बार डिटेल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी पूछी है ना, तो हम सभी को पता है कि साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है, ऊपर तो टोटल वर्क डन अपन, नीचे क्यू केवल पॉजिटिव। अब हमको एफिशिएंसी के न्यूमरेटर में टोटल वर्क डन देखना है। तो बताओ इस बार टोटल वर्क डन इस साइकिल के एनक्लोज एरिया के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो मैंने तुमको चमका कर बताया था, ये बिल्कुल चमका कर बताया था कि पीवी का ग्राफ, है ना? अगर पीवी का ग्राफ हो या वी वर्सेस पी का ग्राफ हो, तब तो वर्क डन के लिए साइकिल से एनक्लोज एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार तो टी वर्सेस वी का ग्राफ है, तो कोई वर्क डन इंटीग्रेशन टी डीवी थोड़ी होता है। तो ध्यान रखना कि इस बार पीवी या वीपी का ग्राफ नहीं है, टी वर्सेस वी का ग्राफ है। इसलिए इस बार वर्क डन साइकिल के एनक्लोज एरिया से नहीं निकाल सकते, इस बार तो हमको पूरा डिटेल में करना ही पड़ेगा। बस ध्यान रखना कि इस बार हम कोई भी होशियारी नहीं कर सकते। बस इस बार तो हमको सीधे-साधे बच्चों टाइप से हर एक प्रोसेस को अलग-अलग स्टडी करेंगे। बस हर एक प्रोसेस में घिसी-पिटी वही तीनों चीजें, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ऐड करके हीट गिवन टू द गैस। स्टार्ट करते हैं। चलो पहले ए से बी तक, है ना? पहले तीनों प्रोसेस पहचान लेते हैं, ठीक है? ये साफ-साफ दिख रहा है कि ए से बी तक वर्टिकल लाइन है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। बी से सी तक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और सी से ए तक देखना, तुम बताओ कि सी से ए तक जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। और बताओ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो प्रोसेस है उसमें टी और वी प्रोपोर्शनल होंगे। और हमको बताया कि टी और वी प्रोपोर्शनल हो तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। पहचान के स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ए से बी वाला प्रोसेस देखते हैं। तुम देखते ही बताओ कि ए से बी वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है।
सबसे पहले वर्क डन बाय गैस देखना है तो हमको पता है कि ए से बी तक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा तो वर्क डन बिल्कुल 0। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेचारी प्रोसेस पे डिपेंड करती नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमेशा NF/2 और डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना? तो बस यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, है ना? तो n को ऐसे ही रहने देते हैं और लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। F तो हीलियम जैसी मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 r। T फाइनल तो A से B वाले प्रोसेस में T फाइनल का काम 2T नॉट माइनस T इनिशियल का काम T नॉट। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? 3/2 nRT, इसको 1.5 nRT नॉट लिख सकते हैं। वर्क आ गया, चेंज इन इंटरनल आ गई तो हीट गिवन टू द गैस देख सकते हैं। तो हीट गिवन टू द गैस कितना होगा? वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल, तो वर्क डन 0 प्लस चेंज इन इंटरनल 1.5 nRT नॉट, तो ऐड करेंगे तो हीट गिवन भी 1.5 nRT नॉट। और हीट गिवन पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव आ रही है मतलब इस वाले पार्ट में गैस को हीट दी जा रही होगी, मतलब पेट्रोल जलाना पड़ेगा, तो इसको खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बी से सी तक। साफ साफ दिख रहा है कि बी से सी तक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। बस इसमें भी तीनों चीजें हैं। सबसे पहले इसमें वर्क डन बाय गैस देखनी है, तो देखते ही बताओ कि बी से सी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, और हमको डायरेक्ट याद है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? nRT log V final अपन V इनिशियल, बस निकाल सकते हैं ना। तो वर्क डन बाय गैस हमारे पास कितना आ गया है? nRT, तो तब B से C वाले प्रोसेस में टेम्परेचर कितना है? 2T नॉट, तो nRT की जगह 2T नॉट log V फाइनल। तो बताओ B से C वाले प्रोसेस में V फाइनल का काम कौन करेगा? 2V नॉट अपन V इनिशियल का काम कौन करेगा? V नॉट। तो ये V नॉट से V नॉट कैंसिल, तो ये क्या बन गया? ln2। और ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि ln इंटीग्रेशन करते हैं इससे ln2 है ना जिसकी बेस e है, और log की बेस अगर e हो तो ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.7, तो ध्यान रखना ये log 2 में अगर बेस 10 होती तब तो log 2 0.3010 होता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन किया है इसने नेचुरल log है जिसकी बेस e है, और अगर नेचुरल log हो उसकी बेस e हो तो फिर जो log 2 होता है उसको ln2 बोलते हैं, वो 0.693 इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिख सकते हैं। तो सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा? 0.7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 nRT नॉट ये हो गया। फिर चेंज इन इंटरएनर्जी, तो हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरएनर्जी भी कांस्टेंट होगी, इससे चेंज इन इंटरएनर्जी 0। तो हीट गिवन भी निकाल सकते हैं ना, तो हमको पता है कि हीट गिवन वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरएनर्जी, वर्क डन तो 1.4 nRT नॉट और चेंज इन इंटरएनर्जी 0, तो हीट गिवन भी प्लस 1.4 nRT नॉट, और इसमें भी हीट गिवन पॉजिटिव है तो गैस को हीट देनी होगी, पेट्रोल जलाना होगा, खर्चा करना होगा, तो इसको भी खर्चे या इनपुट में काउंट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी से ए तक तो हम देख चुके हैं कि सी से तक ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, इससे इसमें टी और वी प्रोपोर्शन होंगे। टी और वी प्रोपोर्शन है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसमें भी वही तीनों चीजें हैं। तो सबसे पहले हमको वर्क डन बाय गैस निकालना है ना। मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बताओ सी से तक आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, और होता आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बेसिकली तो क्या होता है? पी डेल्टा वी, लेकिन टेम्परेचर की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? एनआर डेल्टा टी, है ना। डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, फालतू इतना क्यों लिखूं, जगह की भी कमी है। तो हमको पता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन बेसिकली तो पी डेल्टा वी, लेकिन टेम्परेचर की फॉर्म में एनआर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो एन आर और डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो सी से ए वाले प्रोसेस में टी फाइनल का काम तो टी नॉट माइनस टी इनिशियल का काम 2 टी नॉट। तो सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय गैस कितना आ गया? माइनस एन आर टी नॉट, ये आ गया। अब वैसे तो कोई
है ना? वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, बताओ। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है, तो प्रोपोर्शनली चेंज इन इंटरएनर्जी भी नेगेटिव होगी। आइसोबैरिक में वर्क डन, चेंज इन इंटरएनर्जी और हीट सब प्रोपोर्शनली होते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरएनर्जी भी नेगेटिव होगी, तो हीट गिवन तो महा नेगेटिव होगी। और क्यू अगर नेगेटिव हो तो उसको इनपुट में लेते ही नहीं है, इसलिए वैसे तो इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि हमें इतनी बुद्धि नहीं है, हम तो मूर्खों टाइप से कर लेते हैं ताकि आगे सबक मिले। तो वर्क डन इतना हो गया। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखनी है। ये तो हमको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हर प्रोसेस में एन एफ बाई टू और डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जगह की कमी है, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बताओ एन एफ की जगह 3/2 और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल टू टी फाइनल टी नॉट माइनस टी इनिशियल टू टी नॉट। फिर सॉल्व करेंगे तो -1.4 nr टी नॉट, सॉरी -1.5 nr टी नॉट ये आ गया। तो बस वर्क डन निकालिए, चेंज इन इंटरएनर्जी निकाली तो हीट गिवन टू द गैस, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरएनर्जी, वर्क डन माइनस nr टी नॉट और चेंज इन इंटरएनर्जी माइनस 1.5 nr टी नॉट। तो ऐड करेंगे तो हीट गिवन माइनस 2.4 nr टी नॉट। और इसमें हीट गिवन नेगेटिव आ रही है, मतलब गैस को हीट दी नहीं जा रही होगी, हीट निकल रही होगी। और पता है कि गैस से हीट निकल कर कहाँ जाएगी, पानी या हवा में जाएगी, और पानी या हवा से हीट को वापस खींच नहीं सकते, इसलिए ये हीट डूब गई। इसको ना तो खर्चे इनपुट में काउंट करेंगे और ना आउटपुट, ये तो वेस्टेज होगा। तो इसीलिए हम बोला था कि इसके बाद वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। तो बस सारे प्रोसेस को अलग अलग स्टडी कर लिया ना, बस अब हमको इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालनी है। जगह कम है उधर की, है ना? तो अब हमको इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालनी है। तो पता है इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है, ऊपर तो टोटल वर्क डन, लेकिन नीचे क्यू केवल पॉजिटिव। तो ऊपर तो टोटल वर्क डन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारे वर्क डन। तो तब पहले पार्ट में वर्क डन 0, दूसरे पार्ट में वर्क डन प्लस 1.4 nr टी नॉट, और तीसरे प्रोसेस में वर्क डन माइनस nr टी नॉट। तो सॉल्व करेंगे तो 0.4 nr टी नॉट आ जाएगा। अपन नीचे क्यू केवल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसलिए इसको लेंगे प्लस 1.45 nr टी नॉट, और ये कितना है प्लस 1.4 nr टी नॉट, इसको लेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो 0.4 nr टी नॉट और नीचे 2.9 nr टी नॉट। तो सॉल्व करेंगे तो 4/29 इतना आ गया। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देना, तो सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 13.4% के आसपास आएगी, मतलब ऑलमोस्ट 13%। तो इसकी एफिशिएंसी 13% आ गई। मतलब भी समझते हैं, इसका मतलब है कि पेट्रोल जला करके 100 जूल जितनी हीट देंगे, तो उसमें से यूजफुल वर्क में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी, केवल 13, बाकी सब वेस्ट हो जाएगी। तो साइक्लिक प्रोसेस हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। देखो बच्चों, एक चीज बताना भूल गया था, ये तो जैसे हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें पीवी का ग्राफ दे रखा था, इस साइकिल से एनक्लोज एरिया से वर्क डन निकाल लेते थे। ठीक, लेकिन कई बार पीवी की जगह वीपी का ग्राफ देता है, तो ध्यान रखना कि पीवी की जगह वीपी का ग्राफ दे रखा हो तब भी कोई चक्कर नहीं है ना? इसके भी साइकिल से एनक्लोज एरिया से वर्क डन, पूरी साइकिल में टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। तो तुम खुद बताओ, ये हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ वीपी की साइकिल अगर क्लॉकवाइज हो, लॉजिकली सोच सकते हैं कि वीपी की साइकिल अगर क्लॉकवाइज हो तो पीवी की साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसलिए टोटल वर्क डन नेगेटिव होगा। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर वीपी की साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो तो पीवी की साइकिल क्लॉकवाइज होगी, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चीजें तुम खुद सोच सकते हो। हाँ बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस का एक लास्ट लॉजिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत छोटा है, लेकिन ये जो जेई में आया था तो कई बच्चे उलझ गए थे, ध्यान से देखना। तो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई गैस है और उसमें साइक्लिक प्रोसेस करा रहे हैं, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए V वर्सेस P का ग्राफ इस टाइप का दे रखा है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट हमको दे रखे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन में हमको, एक क्वेश्चन में हमको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमको दे रखा है कि
इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट मतलब क्यू साइकिल प्लस 5 जूल है। तो हमको पूछा है कि ये जो सी से ए वाला प्रोसेस है, इसमें वर्क डन बाय गैस कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। ये देखो, कई बच्चे तो उलझ करके रह जाते हैं कैसे स्टार्ट करें, लेकिन इसमें सबसे मेन कंसेप्ट है ना, सबसे मेन चीज हमको ये दे रखी है कि सबसे मेन चीज हमको ये दे रखी है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस सॉरी इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट मतलब क्यू साइकिल प्लस 5 जूल है ना। तो बस मैंने चमका कर बताया था कि एक पूरी साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है ना, मैंने चमका कर बताया था कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, मतलब W साइकिल इक्वल टू Q साइकिल होता है। बस तुम आराम से बताओ कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस को दी गई रिजल्टेंट हीट मतलब Q साइकिल प्लस 5 जूल है, तो उसका जुड़वा भाई W साइकिल भी प्लस 5 जूल होगा, ये बोल सकते हैं। हाँ, तो ये इसकी मेन स्टेप है, तो ध्यान रखना कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का एडिशन सेम होता है, मतलब Q साइकिल और W साइकिल सेम होता है ना। तो तुम बताओ कि इस बार पूरे प्रोसेस में रिजल्टेंट हीट गिवन मतलब क्यू साइकिल प्लस 5 जूल है, तो उसका जुड़वा भाई डब्ल्यू साइकिल भी प्लस 5 जूल होगा, ये बोल सकते हैं, है ना। क्यू साइकिल प्लस 5 है तो इसका जुड़वा भाई डब्ल्यू साइकिल भी प्लस 5 जूल होगा। अब देखो, अब डब्ल्यू साइकिल मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का वर्क डन कितना है उसको एक बार थोड़ा डिटेल में निकालते हैं, है ना। तो डब्ल्यू साइकिल मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का वर्क डन कितना उसको एक एक करके निकालते हैं, डिटेल में निकालते हैं, ठीक है। बस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन निकालना है ना। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, ए से बी तक वर्क डन प्लस बी से सी तक वर्क डन प्लस सी से ए तक वर्क डन। तो लिख देता हूं मैं कि कंप्लीट साइकिल में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, ए से बी तक वर्क डन प्लस बी से सी तक वर्क डन प्लस सी से ई तक। लिख सकता हूँ? तो बोल सकते हैं कि इस पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस का टोटल वर्क डन कितना होगा, ए से बी तक वर्क डन प्लस बी से सी तक वर्क डन प्लस सी से ए तक वर्क डन। चलो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले ए से बी तक वर्क डन देखते हैं ना। सबसे पहले ए से बी तक वर्क डन, बस तुम देखते बताओ कि ए से बी तक वर्टिकल लाइन है, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना भाई। कि ए से बी तक वर्टिकल लाइन है, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब ए से बी तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और हमको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, पी डेल्टा वी। ये बोल सकते हैं ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो बताओ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, पी डेल्टा वी। तो पी और डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो लिख सकता हूँ। ए से बी तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वर्क डन पी डेल्टा वी। तो तब P तो तब A से B तक प्रेशर 10 है ना, तो P की जगह तो कितना आएगा 10 और डेल्टा V स्ट्रिक्टली V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो A से B वाले प्रोसेस में V फाइनल तो 2 माइनस V इनिशियल 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 10 जूल आएगा प्लस B से C तक वर्क डन। तो देखते हुए बताओ B से C तक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन बिल्कुल जीरो होता है। प्लस सी से तक वर्क डन निकालना है, ऐसे ही रहने देते हैं और डब्ल्यू साइकिल की वैल्यू रख सकते हैं ना कि चूंकि क्यू साइकिल प्लस 5 जूल है, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू साइकिल भी प्लस 5 जूल होगा। बस इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इधर तो प्लस 5 इक्वल टू इधर 10 प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो सी से ए तक गैस का वर्क डन कितना हो गया, 5 माइनस 10 मतलब माइनस 5 जूल। तो सी से ए तक गैस का वर्क डन माइनस 5 जूल ये आ गया। अब देखो, कई बार हमको घुमाने के लिए पूछता है कि अगर ये प्रोसेस ए टू सी होता है ना, कई बार घुमाने के लिए पूछता है, तो पूछता है कि ये प्रोसेस अगर ए टू सी होता तो वर्क डन कितना होता, तो वो तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि सी से ए तक वर्क डन माइनस 5 जूल। तो ऑब्वियसली ए से सी तक प्रोसेस होता तो वर्क डन उसका उल्टा प्लस 5 जूल होता हो, तुम खुद ही कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम कर लोगे। ये अपना साइक्लिक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया।